तो आज हम पढ़ेंगे एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में पूरा पढ़ेंगे, उसकी बेसिक कंसेप्ट वाली प्रॉब्लम समझेंगे। सारे कंसेप्ट के साथ आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के साथ रिटार्डेशन के साथ आपको दूसरी प्रॉब्लम्स, पुरानी प्रॉब्लम्स और डिफरेंशियल इंटीग्रल बेस्ड सारी प्रॉब्लम्स जितनी भी आई हो कराई जाएगी। इसमें टोटल 23 प्रॉब्लम कराई जाएंगी, जिसमें आपके हर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, स्पीड वेलोसिटी के बाद हम लोग पढ़ते हैं एक्सेलरेशन। और जो एक्सेलरेशन होता है वो एक वेक्टर होता है, जैसा कि हम जानते हैं एक्सेलरेशन एक वेक्टर होता है। इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन जब एवरेज एक्सेलरेशन की बात करें या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करें, वो वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ठीक है। क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी में आप देखते हैं कि स्केलर एक वेक्टर होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में एक वेक्टर एक स्केलर होता है, लेकिन एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन जैसी कोई दो चीज़ अलग अलग नहीं होती कि एक वेक्टर एक स्केलर हो। रिटार्डेशन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। एक्सेलरेशन की बात करते हैं हम। एक्सेलरेशन डिफाइन किया गया है। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज acceleration is defined as rate of change of velocity with respect to टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसे सिंपल से हम एक्सेलरेशन ऐसे तरह से लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ये वेक्टर इक्वेशन हो गई आपकी। जब डेरिवेटिव बेस्ड प्रॉब्लम आएगी तो हम इस कंसेप्ट का यूज करेंगे। और जैसा कि हम देख चुके हैं, v के बारे में हम जानते ही हैं, v इज dx बाई dt होता है ना। v जो होता है dx बाई dt होता है। तो एक्सेलरेशन की और भी फॉर्मूलेज होते हैं, उन फॉर्मूलेज को हम यहाँ यूज करेंगे, लिखेंगे, समझेंगे। तो डिफरेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक्सेलरेशन जो है उसे हम इसका डेरिवेटिव मतलब v का डेरिवेटिव भी लिखते हैं, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की पॉइंट पर आपने क्या लिखा है, देखिए वेलोसिटी की जगह लिख दिया dx बाई dt। तो इसे ऐसा भी लिखा जाता है कि d2x बाई dt2। दैट मीन्स इसका मीनिंग, जो नए बच्चे, मासूम बच्चे 10 से 11 में है, वो समझ लें कि इसका मीनिंग होता है कि सेकंड डेरिवेटिव, इसका मीनिंग होता है कि डी स्क्वायर ऐसा नहीं होता, दो बार एक्स का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब पहली बार डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो होता है वेलोसिटी, और फिर वेलोसिटी का डेरिवेटिव दैट मीन्स dv बाई dt। देखिए वेलोसिटी यह है आपका, v यहाँ पर रखेंगे ना आप, तो ये ऐसा दिखेगा और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका यह हो गया। एक्सेलरेशन का एक और वो होता है कि अगर आप dv बाई dt है, इसको dx और dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड कर दे। x क्या है यहाँ पर, पोजीशन। x क्या है, पोजीशन। तो इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो इसे लिखा जा सकता है dx बाई dt dv बाई dx, बिल्कुल ऐसा लिखा जा सकता है। ये अपने आप में कोफिशिएंट है ना, ये इसका डिवीजन में, ये इसके डिवीजन में थी, कोफिशिएंट्स को सेपरेट किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशियल कैलकुलस में बिल्कुल नॉर्मल बात है। तो जैसे कि सेकंड डेरिवेटिव देख रहे हैं आप, ये केवल एक सिंबॉलिक है। हम या तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे या इस फॉर्मूला का यूज करेंगे और इसका यूज करेंगे। सिंबॉलिक से मतलब है कि एक्स को दो बार डेरिवेटिव करके आप या तो उसको ए लिख दो या dv बाई dt लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज बेसिकली dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन यह सिंबॉलिक, लेकिन इसको हम यूज करते हैं। और क्यों यूज करते हैं इसको देखो, dv बाई dt को मैंने dx बाई dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, यह हो जाएगा dx बाई dt, है ना, dx बाई dt लिख लिया और dv बाई dx अलग कर लिया मैंने, है ना, dv बाई dx अलग अलग कर लिया, है ना, dv बाई dx अलग कर लिया, dx बाई dt अलग अलग कर लिया। तो यह आप देखिए dx बाई dt क्या है, आप ध्यान से देखिए, यह v वेलोसिटी, तो यह है v dv बाई dx। इसमें देखिए आप एक्सेलरेशन क्या है, v dv बाई dx। मींस अगर एक्सेलरेशन x का फंक्शन है या वेलोसिटी x का फंक्शन है, तो वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर दो और उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये एक्सेलरेशन जो आएगा विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा। टाइम का यहाँ कोई रोल नहीं है। कई लोग इसको भूल जाते हैं, जब प्रॉब्लम करेंगे तो याद आता है, हाँ ये भी एक फॉर्मूला था, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे याद रखना है। ये डेरिवेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, इससे हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से हम इसको बुलाते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है और उससे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, और चेंज इन एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी से हम किस तरह से रिलेट करते हैं इसको, ठीक है। तो मैं नीचे वाला पोर्शन आप लिख लीजिए एक सेकंड के लिए, पूरा समझ के मैं मिटाने जा रहा हूं अब, ठीक है। तो यहां एक सिंपल सी बात हम समझ रहे हैं
कि वेलोसिटी एक वेक्टर है और जो चेंज इन वेलोसिटी होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, चेंज इन वेलोसिटी या चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो होता है, डेरिवेटिव निकालते हैं हम, तो वेलोसिटी एक वेक्टर होता है। सपोज एक सिंपल सी बात बताऊं मैं आपको कि एक सर्कल है, सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर पार्टिकल मूव कर रहा है। सपोज यहाँ v1 से मूव कर रहा था, यहाँ v2 से मूव कर रहा है। इनिशियल वेक्टर ये है, फाइनल वेक्टर ये, आफ्टर टी टाइम ये यहाँ पर आ गया। तो एक वेक्टर कब चेंज होता है, इसके लिए इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप हमेशा याद रखिए। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिख रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखूं, और इससे आपका एक्सेलरेशन का कंसेप्ट हमेशा के लिए क्लियर रहेगा, कभी गड़बड़ नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम गलत नहीं होगी। इसे ध्यान से लिखिए। चेंज इन वेलोसिटी ऑकर्स लिख देता हूं, ऑकर्स व्हेन इट्स magnitude is changed or direction is changed or both change. क्लियर? वेलोसिटी एक वेक्टर है, यदि उसमें डायरेक्शन का चेंज हुआ है तो भी उसमें चेंज हुआ है, तो भी वहां एक्सेलरेशन है। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है तो भी वेलोसिटी में चेंज हुआ है, और वह एक चेंज है वेलोसिटी में, तो भी एक्सेलरेशन है। दैट मीन्स एक्सेलरेशन तब संभव है जब वेलोसिटी चेंज हो रहा हो। तो वेलोसिटी की वेक्टर है, वेक्टर में चेंज तो दो तरह से हो सकता है ना, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है या डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, या दोनों एक साथ चेंज हो सकती है। तो अगर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में से कोई भी चेंज हो रहा है, दोनों एक साथ चेंज हो रहा है, तो वो वेलोसिटी में चेंज हुआ, और वेलोसिटी में चेंज हुआ मतलब वहां एक्सेलरेशन है। क्योंकि इसका सिंपल सा मीनिंग है, एक्सेलरेशन इज डिफाइन अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब वेलोसिटी का केवल मैग्नीट्यूड नहीं है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने पर भी वो एक्सेलरेशन वहां एग्जिस्ट करता है। तो डेफिनेटली क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर है, अब उसकी डायरेक्शन ढूंढना हमारा काम है। वो इससे तो कुछ नहीं पता चलेगा ना, डेफिनेशन से कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर एक्सेलरेशन कोई एक चीज है और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर कैसे देखते हैं हम इसको। अगर यह इनिशियल वेलोसिटी है, यह बाद का वेलोसिटी है। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, ऑब्वियसली चेंज इन वेक्टर होता है। तो देखिए इससे हम क्या करेंगे, इनिशियल को यहां से, अरे भाई तू क्यों आया यार, चल हटा दो इसको, तो गायब कर देते हैं। ये ले लिया हमने। अब इनिशियल फाइनल वेक्टर को हम एक जगह ले आए, है ना। ये वेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूं, इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं कोई उसके साथ वो कर रहा हूं, है ना। वेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूं, वेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से इसे ध्यान से देखिए। अब देखते हैं इसे, देखिए इनिशियल से फाइनल, ठीक है। ये इनिशियल वेक्टर था, ये फाइनल वेक्टर है। लेंथ थोड़ी कम ज्यादा हो गई है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये इनिशियल वेक्टर था, फाइनल वेक्टर है, और ये डेल्टा वी है, चेंज इन वेक्टर, दैट इज v2 माइनस v1 वेक्टर। जैसा कि आप जानते हैं, हम v1 में आप v2 माइनस v1 ऐड करोगे तो v2 आता है। जब चेंज क्या होता है, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की टिप को मिला दो, तो ये आ जाएगा आपका चेंज इन वेक्टर, है ना। ये मैं वेक्टर में बहुत अच्छे समझा चुका हूं। यहां भी आप देख लीजिए कि v वेक्टर है, ये v1 वेक्टर है, ये v2 वेक्टर है। इनिशियल वेक्टर टाइम t0 पर ये था, टाइम t पर ये वेक्टर है, तो इससे इसको टिप मिला दो ये। अब आपको देख सकते हैं आप कि डायरेक्शन भी मिल गई हमको। क्या मिला, डायरेक्शन भी तो मिल गई। जब सर्कुलर मोशन आएगा तो मैं आपको सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन निकालना बताऊंगा वेक्टर के हेल्प से। यहां देखो डायरेक्शन मिल गई, तो क्वेश्चन में हमें डायरेक्शन भी बताना आवश्यक है। जब मैग्नीट्यूड के साथ साथ ये एक्सेलरेशन के क्वेश्चन आते हैं, कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, कुछ डायरेक्शन वाले होते हैं, कुछ क्या होते हैं, कुछ क्या होते हैं, इस तरह से आपका चलता रहता है, ठीक है। तो ठीक है, यह हमारा कंसेप्ट हो गया कि कैसे हम डायरेक्शन चेंज निकालते हैं, चेंज इन निकालते हैं। और आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है, नोट कर लीजिए। और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट अवश्य लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख ही लीजिए, नहीं तो यह दिमाग में लिख लीजिए, कागज पे लिखने से कुछ नहीं होगा, है ना। जो बोला बेटा कॉपी पेन लिया, कॉपी पेन लिया, कॉपी पेन लिखेगा तो कॉपी पेन में ही रह जाएगा, जो दिमाग में लिखेगा वो एग्जाम में जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन को डिफाइन किया गया है। एवरेज एक्सेलरेशन की बात करें, एवरेज एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन एवरेज जो होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम।
ठीक है ना। एवरेज एक्सेलरेशन इसे कह सकते हैं आप, या v2 माइनस v1 को यह लिखा जाता है ना, डेल्टा टी। और अगर ध्यान से देखें तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन तब होता है जब ये चेंज बहुत स्मॉल हो। डेल्टा वी की कोई वो नहीं है, डेल्टा वी कैन बी वेरी स्मॉल, स्मॉलर स्मॉलर, बिगर 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 एंड लार्ज बिगर, कुछ भी हो सकता है। डेल्टा वी की वैल्यू नॉर्मली छोटी ली जाती है, लेकिन कोई बड़ी वैल्यू भी हो सकती है। जब बड़ी वैल्यू हो तो आप इसको भी v2 माइनस v1 को भी डेल्टा वी बोल दो, कोई आपको मना नहीं करेगा। इसको भी लिख सकता है, दिस इज ऑल्सो डेल्टा वी चेंज। तो डेल्टा एक चेंज है, वो चेंज कैन बी स्मॉल बिग एनीथिंग, है ना। पर नॉर्मली स्मॉल के लिए ले जाता है, लेकिन बड़े के लिए भी कोई प्रतिबंधित नहीं है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है दिस डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, है ना। जैसा कि हम पहले भी वेक्टर में एक्सेलरेशन वेलोसिटी के लिए और इनके लिए देखते आए हैं, स्पीड के लिए कि एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकलती है, वैसे एंड डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, जब डेल्टा टी बहुत छोटा बहुत छोटा बहुत छोटा हो, तो ये क्या बन जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वी डिफरेंशियल आ जाएगा। या हर बार ऐसा क्यों आता है? आप सोचते हैं सर ये हर बार ऐसा क्यों आता है? एक्चुअली इसकी डेफिनेशन है, ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन है ये, है ना। जब चेंजेस बहुत स्मॉल होते हैं, डिफरेंशियल चेंजेस होते हैं, तो वो डेरिवेटिव बन जाता है। दैट मीन्स अगर चेंजेस लिया जाए, इस तरह से लिखा जाता है, और जब बोला जाता है ये बहुत छोटा हो रहा है बहुत छोटा है, तो लिमिट निकाली जाती है, ये लिमिट आती है। ये लिमिटिंग वैल्यूज है, एक्चुअली लिमिटिंग वैल्यूज है। तो इसमें कोई ज़्यादा लोड नहीं है, बस आप तो डायरेक्ट याद रखो, डिफरेंशियल करना सीखो, कंसेप्ट प्रॉब्लम के साथ क्लियर होते चले जाते हैं। ठीक है, तो हम ये दो चीज़ें सीख चुके हैं और हम देखते हैं आगे डायरेक्शन बना के निकालेंगे, अभी सीखेंगे। अब प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं हम, है ना। कुछ चीज़ें जो ऐसी है जो हम पढ़ते हैं डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ना। पहले throughout a time interval while the speed of a particle increases at particle moves along the x-axis, speed की बात की जा रही है। speed of particle increases as it moves along the x-axis, है ना, along the x-axis जा रहा है। the velocity and acceleration might be क्या हो सकते हैं? पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज हो रही है ना, along the x-axis के पॉइंट से मुझे एक बात क्लियर हो गई कि पार्टिकल एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहा है, वो शायद इधर जा रहा है और स्पीड बढ़ती जा रही है, और हो सकता है वो एक्स एक्सिस इधर भी जा रहा है और स्पीड बढ़ रही हो। ऐसा थोड़ी ना कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बोला है तो उसने टुवर्ड्स थोड़ी ना बोला है, टुवर्ड्स द माइनस एक्स एक्सिस या टुवर्ड्स द माइनस प्लस एक्स एक्सिस तो नहीं बोला, अलॉन्ग द एक्स एक्सिस बोला। अलॉन्ग द एक्स एक्सिस में इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, टुवर्ड्स बोलता है इधर या टुवर्ड्स बोलता है माइनस में, तो हम बात करते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है। तो अलॉन्ग द एक्स एक्सिस जा रहा है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, मतलब वो उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। और जैसा कि हम जानते हैं अगर इधर डायरेक्शन है तो वी नेगेटिव माना जाता है, क्योंकि हमारा कन्वेंशन है, बिकॉज ऑफ द कन्वेंशन ऑफ 1D मोशन। हमारा जो 1D मोशन का कन्वेंशन है कि इधर वाली डायरेक्शन को प्लस लो, इधर को माइनस ले लो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस वेलोसिटी को हम नेगेटिव लेते हैं, उसको पॉजिटिव ले लेते हैं, है ना। माइनस वी लिखना ठीक नहीं है, इसको नेगेटिव वेलोसिटी बोल सकते हो आप, नेगेटिव वेलोसिटी। ठीक है, और स्पीड इंक्रीज हो रही है। स्पीड इंक्रीज होने का मतलब ये और स्पीड इधर तेज 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 जा रहा है, इधर तेज तेज जा रहा है, तो क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर हुई? इधर हुई। इधर अगर कोई चीज जा रही है और उसकी स्पीड बढ़ रही है, मतलब उसका फोर्स उधर ही लग रहा है, मतलब उसको एक्सेलरेशन उधर ही मिल रहा है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर ही है, तभी तो उधर और स्पीड बढ़ रही है। तो स्पीड अप होना इस डायरेक्शन में सीधे सीधे बताता है कि इधर एक्सेलरेशन है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वेलोसिटी क्या है? चलो पॉजिटिव है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, और एक्सेलरेट भी हो रहा है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी बढ़ रहा है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दैट इज द स्पीड, वो भी बढ़ रही है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन भी इधर ही है, तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। ये दो केस हो सकती है बस। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए पॉजिटिव नेगेटिव रेस्पेक्टिवली, पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो सकते। वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब पार्टिकल इधर जा रहा है और एक्सेलरेशन इधर हो। अगर वेलोसिटी जा इधर रही है, पार्टिकल एक्सेलरेशन इधर हो, तो स्लो डाउन होगा ना वो। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव है, इधर जा रहा है, और एक्सेलरेशन नेगेटिव का मीनिंग क्या हुआ कि पार्टिकल को इधर एक्सेलरेशन लग रहा है। अगर पार्टिकल वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है तो वेलोसिटी स्लो होगी ना। भाई वेलोसिटी क्या करती है? एक्सेलरेशन क्या करता है? वेलोसिटी में चेंज करता है। अगर एक्सेलरेशन इधर है तो चेंज इधर होगा, तो ये वाली चीज इसमें जब चेंज नेगेटिव होगा तो वो स्लो होगी ना, कम होगी ना। सिंपल सी बात है। तो विद द टाइम अगर आप जा उधर रहे हो और आपको कोई इधर खींच रहा है तो आप स्लो होंगे ना, सीधी सी बात है। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नॉर्मली उधर होती है जिधर फोर्स की डायरेक्शन होती है। हम न्यूटन्स लॉ में और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी हमें समझ में आ रहा है कि कोई उधर जा रहा है और इसके कोई खींच इधर रहा है तो उसकी स्पीड कम होगी। वेलोसिटी स्पीड की मैग्नीट्यूड कम होगी, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कम होगी, दैट मीन्स स्पीड डाउन होगी, स्लो होगा वो। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव
दोनों एक दूसरे के अपोजिट तो हो नहीं सकते, नेगेटिव एंड नेगेटिव, यस दिस इज द केस, कि वो नेगेटिव में जा रहा है, स्पीड अप हो रहा है, और नेगेटिव में स्पीड अप हो रहा है ना। स्पीड अप होने का मीनिंग समझने के लिए आपको रिटार्डेशन स्पीड के रिलेशन में समझना होगा। स्पीड अप होने का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजिंग, है ना। मैं लिख देता हूं, आपको समझा देता हूं। ये क्लियर होगा कि इसका आंसर हमारा सी वाला है ना। स्पीड अप होने का अर्थ क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजिंग। ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजिंग, क्लियर। स्पीड अप होना और स्लो डाउन होना, स्पीड अप होने का अपोजिट जो होता है मालूम है क्या होता है, रिटार्डेशन होता है। मैं इसकी बात करूंगा, इसका अपोजिट, इसका अपोजिट जो होता है वो रिटार्डेशन होता है, या स्लो डाउन इसको बोलते हैं रिटार्डेशन, दैट इज स्लोइंग, स्लोइंग कह दो, कोई चीज को स्लोइंग कहेंगे, स्लोइंग या स्पीडिंग डाउन, स्पीड डाउन, है ना। इसके बारे में पूरा और समझ जाएंगे, थोड़ा डिटेल में समझ लेंगे, पर इसका सीधा सा मतलब है स्पीड अप होना मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजिंग, है ना। उसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है और तेज जा रहा है और तेज जा रहा है। तेज पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा सीधा सीधा समझ में आता है कि उसका मीनिंग क्या है ना। ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन विच वन इज इम्पॉसिबल, इनमें से कौन सी सिचुएशन इम्पॉसिबल है। A body having velocity east and acceleration east, ये पॉसिबल है भाई। बॉडी की वेलोसिटी ईस्ट में है और एसेलेशन भी ईस्ट में है, पॉसिबल है, क्या दिक्कत है। वेलोसिटी और एसेलेशन का ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। वेलोसिटी में जो चेंज होता है वो एसेलेशन होता है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। चेंज इन वेलोसिटी इज द एसेलेशन, और एसेलेशन का किसी से रिलेशन होता है तो फोर्स से होता है, जैसा कि हम न्यूटन्स लॉ में पढ़ते हैं कि फोर्स इज मास इनटू एसेलेशन। तो ये दो, एक वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, मास तो स्केलर है, तो ए का डायरेक्शन उधर होगा जितना फोर्स का डायरेक्शन है, दैट इज द सिंपल रूल। तो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो एसेलेशन की डायरेक्शन है, दैट सिंपल। चेंज इन वेलोसिटी जो होती है वो एसेलेशन को बताती है ना। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इससे इनका कोई लेना देना नहीं, लेकिन समझना होगा। अ बॉडी हैविंग वेलोसिटी ईस्ट एंड एसेलेशन वेस्ट, ये पॉसिबल है। बॉडी इधर जा रहा है और एसेलेशन इधर हो, क्या दिक्कत है। बॉडी इधर जा रहा है, कोई इसको इधर फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स इधर लगा तो एसेलेशन इधर हो जाएगा, लेकिन बॉडी उधर जा रही है, वो स्लो होगी या फास्ट होगी हमें उसकी कोई बात नहीं करना, पर जा तो रही है ना, चाहे वो स्लो होने लगेगी क्योंकि एसेलेशन अपोजिट लगेगा तो वो स्लो होगी, नो डाउट। अ बॉडी हैविंग जीरो वेलोसिटी एंड नॉन जीरो एसेलेशन, जीरो वेलोसिटी और नॉन जीरो एसेलेशन से पॉसिबल है क्या कि वेलोसिटी जीरो हो जा रहा है, एसेलेशन नॉन जीरो है। हाँ बिल्कुल सिंपल सी बात है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं टॉप पर, वो टॉप पे पहुंच जाता है, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जब टॉप पे पहुंचता है तो उसकी वी क्या हो जाती है, जीरो, पक्का। लेकिन एसेलेशन होता है ग्रेविटी के इक्वल, जो कि नीचे होता है, एसेलेशन जी के इक्वल होता है। क्यों, क्योंकि भाई बॉडी टॉप पे पहुंच गई तो वेलोसिटी जीरो हो गई, लेकिन वेलोसिटी का रिलेशन एसेलेशन से नहीं है। इस तरह से वेलोसिटी की डायरेक्शन का जो मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में चेंज होता है तो वहाँ एसेलेशन होता है। तो डेफिनेटली वहाँ पे आप जब पार्टिकल टॉप पे पहुंचा, रिवर्स हो रहा है, तो वो डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, तो वहाँ एसेलेशन तो हो गई, तो एसेलेशन तो नॉन जीरो है। लेकिन एसेलेशन का रिलेशन, एसेलेशन देखना हो आपको जिंदगी में कभी भी एसेलेशन देखना हो तो आप फोर्स को देखिए। फोर्स किधर है, ग्रेविटी एक्ट हो रही है भाई, पार्टिकल पे ग्रेविटी तो एक्ट होगी ना। ऐसा थोड़ी ना कि अचानक ग्रेविटी डिसअपियर हो गई टॉप पे जाने से, पार्टिकल टॉप पे चले गया तो ग्रेविटी थोड़ी डिसअपियर होगी। तो ग्रेविटी वहां पर है और हमेशा रहेगी जब तक वो जाए या आए, कहीं भी जाए। तो टॉप पे जब है तो ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रही है, मतलब एसेलेशन नीचे है। सिर्फ एसेलेशन की बात कर रहा हूँ, वेलोसिटी से क्या मतलब, वेलोसिटी गया टॉप पे जीरो हो गया। वेलोसिटी से एसेलेशन का इस तरह से रिलेशन नहीं होता, ठीक है। अ बॉडी हैविंग कांस्टेंट वेलोसिटी एंड वेरिएबल एसेलेशन, वेरिएबल एसेलेशन का क्या मीनिंग है भाई, जब हम देखते हैं कि एसेलेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कांस्टेंट वेलोसिटी का मीनिंग क्या हुआ, कांस्टेंट वेलोसिटी का मीनिंग हुआ dv इज जीरो। भाई कांस्टेंट जो चेंज नहीं होता है, और जो चेंज नहीं होती वो उसमें जीरो चेंज होता है ना। कांस्टेंट मतलब उसमें चेंज जीरो है, दैट मीन्स सिंपल मीनिंग, कांस्टेंट कोई चीज कांस्टेंट है, दैट मीन्स इट इज नॉट चेंजिंग, दैट मीन्स चेंज इज जीरो। तो कांस्टेंट वेलोसिटी मीन्स चेंज इन वेलोसिटी इज जीरो, डेल्टा वी जीरो कहें या आप dv जीरो कहें, कोई दिक्कत नहीं, ये जीरो है। तो जब ये जीरो हो जाएगा तो टाइम तो चेंज होता ही है, टाइम को तो कोई रोक नहीं सकता, तो एसेलेशन जीरो हो जाएगा। एसेलेशन जीरो है तो फिर वेरिएबल एसेलेशन वाली बात कहां से आ गई, तो दिस इज इम्पॉसिबल, दैट्स वेरी सिंपल। I hope it will help you understand the concept better.
अ बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी 30 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट में इधर लूंगा है ना, हर बार ईस्ट इधर, वेस्ट इधर, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, ठीक है। 30 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट में जा रहा है। आफ्टर 10 सेकेंड वेलोसिटी बिकम्स 40 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, आफ्टर 10 सेकेंड वेलोसिटी बिकम्स 40 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, 40 मीटर बाय सेकेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ, ठीक है। व्हाट इज चेंज? आई विल आस्क यू व्हाट इज चेंज। तो उनको चेंज की बात करें, सबसे पहले इनकी पूंछ मिलाना पड़ेगी। चेंज की बात करो तो पहले पूंछ मिलाओ। आ जाओ भाई इधर। 10 सेकेंड में वेलोसिटी का वेक्टर ये था 10 सेकेंड पहले, 10 सेकेंड बाद वेलोसिटी का वेक्टर ये हो गया टुवर्ड्स द नॉर्थ। व्हाट इज चेंज? चेंज होगा यह, दिस इज चेंज। आपको बताऊं, दिस इज चेंज वेक्टर, दिस इज चेंज, एंड दिस इज बेसिकली किस डायरेक्शन में होगा? ये नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होगा, तो इसकी डायरेक्शन हो गई नॉर्थ वेस्ट। और आप ध्यान से देखिए मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका, ये 30 है और ये वर्टिकल वाला 40 था, ऊपर था, ये हो जाएगा 50। दिख ही रहा 50 मीटर पर सेकेंड। बट व्हाट इज दिस? दिस इज चेंज, डेल्टा वी, है ना। चेंज क्योंकि ये v1 था, ये v2 था, v1 माइनस v2, ये वेक्टर v1 माइनस v2 होगा, है ना। ये v1 है और ये v2 है, तो यह वेक्टर होगा चेंज इज फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज v2 माइनस v1, है ना। चेंज इज फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये डेल्टा v होगा। तो डेल्टा v इज v2 माइनस v1, दैट इज 50 मीटर बाय सेकंड। दैट्स करेक्ट। ट्रायंगल से हम पता चल सकता है इजीली, ट्रायंगल से पता चल गया। पाइथागोरस की ये 30, ये 40, ये 50 होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होगा। देखो डायरेक्शन इस तरह की होगी। और अब एसिलेशन की बात है तो एसिलेशन होता है चेंज 50 मीटर बाय सेकंड। लिखो साथ में, यहाँ पर, यहाँ लिखना चाहिए आपको, नहीं तो पाप लगेगा। नॉर्थ वेस्ट, है ना, इतना मैंने लिख दिया है एसिलेशन, लेकिन डिवाइड बाय 10 भी करूंगा ना। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ये तो फॉर्मूला है। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, दैट इज 5 मीटर बाय सेकंड स्क्वायर। ओ भाई सेकंड स्क्वायर, अच्छा हाँ, ये तो एसिलेशन सेकंड स्क्वायर है, वेलोसिटी तो ये मीटर बाय सेकंड है और ये सेकंड है, तो ये आंसर आएगा 5 मीटर बाय सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे आएगा यार नॉर्थ वेस्ट, वेलोसिटी तो सेकंड थोड़ी ना आएगा, सेकंड, ठीक है, सिंपल नॉर्थ वेस्ट। लेकिन आंसर में नॉर्थ वेस्ट नहीं देखकर मुझे बहुत दुखी कर दिया, और इस क्वेश्चन को ना मिले तो आग लगा देना चाहिए। क्या करो, ये क्वेश्चन गलत है, लेकिन अब एग्जाम में पूछा गया है, क्या करो। लेकिन जेई एडवांस में ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा। अब तो जेई मेंस का भी स्टैंडर्ड आप कहो कि अच्छा होगा, है ना। अ पार्टिकल मूव्स ऑन एक्स एक्सिस व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। पार्टिकल एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अभी भी इसने ये नहीं कहा है कि निगेटिव एक्स में जा रहा है या पॉजिटिव एक्स में जा रहा है। कहा है क्या? नहीं कहा है। ये दोनों कंडीशन हो सकती है कि पार्टिकल इधर जा रहा है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन उधर है, और एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, मतलब और अधिक फोर्स लग रहा है, और ज्यादा फोर्स लग रहा है। अच्छी बात है, मुझे कोई दुख नहीं, फोर्स एक्स्ट्रा लग रहा है उस पर। तो इधर एक्सेलरेशन इधर भी हो सकता है। ओ नो नो नो, नहीं, पार्टिकल इधर भी जा सकता है और एक्सेलरेशन इसका इधर, इसका भी एक्सेलरेशन इधर हो सकता है पॉजिटिव डायरेक्शन में। क्या दिक्कत है? पार्टिकल की डायरेक्शन पोजीशन देखना आवश्यक है। पार्टिकल की डायरेक्शन इधर है, हो सकता है पार्टिकल इधर जा रहा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, पार्टिकल यहां से इधर जा रहा हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन इधर है। जहां भी पार्टिकल है, पार्टिकल का एक्सेलरेशन इधर है, दैट मींस पार्टिकल पर फोर्स इधर लग रहा है। यहां पार्टिकल है, एक्सेलरेशन इधर है, दैट मींस फोर्स इधर लग रहा है, और वो फोर्स इंक्रीज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इफ वेलोसिटी, इट्स वेलोसिटी मस्ट बी पॉजिटिव, गलत बात है। पार्टिकल पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इसका कोई मीनिंग नहीं है कि वेलोसिटी पॉजिटिव होगी ही, क्योंकि पार्टिकल उधर जा रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, लेकिन पार्टिकल अगर इधर जा रहा है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? निगेटिव होगी। लेकिन फोर्स इधर लगने के कारण एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकता है। भाई वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता है, एक्सेलरेशन का रिलेशन फोर्स से होता है, जैसा कि हम बोल चुके हैं। इट्स वेलोसिटी मस्ट बी निगेटिव, ये भी गलत बात है। वेलोसिटी निगेटिव क्यों होगी भाई? एक्सेलरेशन अगर इधर है और इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी निगेटिव क्यों होगी? आवश्यक थोड़ी ना, मस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती है, मस्ट जैसी कोई चीज नहीं है यहाँ पर। इट मस्ट बी स्लोइंग डाउन, ये भी गलत बात है। अगर पार्टिकल इधर जा रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, और एक्सेलरेशन भी इधर है तो वो स्पीड अप होगा, स्लो डाउन क्यों होगा? अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है और एक्सेलरेशन इधर है और एक्सेलरेशन इंक्रीज भी हो रहा है तो स्पीड अप होगा, स्लो डाउन, मस्ट बी स्लो डाउन जैसी कोई चीज नहीं हो सकती, मस्ट बी स्लो डाउन नहीं हो सकते। नॉन ऑफ द अबव मस्ट बी ट्रू।
सिंपल, इन सब में से कोई आवश्यक रूप से सत्य होना आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन, आई होप आपने समझ लिया क्वेश्चन। मैं थोड़ा क्वेश्चन जल्दी चेंज कर देता हूं, लेकिन क्या करो, क्वेश्चन करने में तो बहुत सारे हैं। द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ ए पार्टिकल अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन ऑफ द टाइम इज गिवन बाय x इज इक्वल टू a नॉट प्लस a1t प्लस a2t स्क्वायर। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, देखिए एक्सेलरेशन की बात करें तो इसको पहले डेरिवेटिव निकालो, एक डेरिवेटिव निकालो, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो और वो आएगा v। और जब फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये कांस्टेंट होने के कारण जीरो हो जाएगा। a1t का डेरिवेटिव निकालेंगे तो a1 तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, t का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, और a2 साथ में t स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा, डेरिवेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, है ना। डिफरेंशियल ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t निकाल रहे हैं तो dx बाई dt लिखा जाएगा, a0 का 0 हो जाएगा, a1t का a1 हो जाएगा, t का हो जाएगा 1, और a2 t स्क्वायर जो पावर है वो नीचे आएगी और t की पावर 1 हो जाएगी, पावर 1 से कम हो जाएगी। तो देखिए ये आ गया आपका v। अब इसका निकालेंगे सेकेंड डेरिवेटिव से, लिखा जाता है dx2 बाई dt2 दैट इज dv बाई dt दैट इज एक्सेलरेशन, है ना। 0 का 0, ये कांस्टेंट है, ये भी 0 हो जाएगा। अब तो ये 0 बेवजह लिखना हो तो लिखना पड़ता है भाई, ये भी 0 हो गया, ये 0 हो गया दिखाने के लिए। और 2a2 और t का हो जाएगा 1, क्योंकि वो 1 है, पावर 1 है तो ये 1 हो जाएगा। तो 2a2 इज द एक्सेलरेशन। एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो आपको जस्ट एक छोटी सी इंफॉर्मेशन सिखा रहा है। आई होप यू कैन इजीली डू दिस। नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये कोऑर्डिनेट है, दैट मीन्स यू कैन से इट्स अ पोजीशन। मैंने कहा था ना, पोजीशन, कोऑर्डिनेट, लोकेशन, ये सब एक्स बताता है ना। वेयर एक्स इज इन मीटर एंड टी इज इन सेकंड, ठीक है, मीटर सेकंड हो गया। द एवरेज एक्सेलरेशन ओवर द इंटरवल t0 टू t2, एवरेज एक्सेलरेशन की बात की जा रही है। एवरेज एक्सेलरेशन जब निकालेंगे तो हम क्या निकालेंगे, चेंज इन v बाय चेंज इन t निकालेंगे। तो हमें पहले v तो निकालना पड़ेगा ना, v निकालिए भाई। v निकालने के लिए इसका डेरिवेटिव करेंगे। x क्या है, x है 4t स्क्वायर माइनस 3t क्यूब। इसका डेरिवेटिव मतलब v निकालने के लिए x का डेरिवेटिव निकालेंगे dx बाई dt। 4t स्क्वायर, 4t स्क्वायर, 4 एज इट इज होगा, t स्क्वायर में 2 नीचे आ जाएगा, t एज इट इज t आ जाएगा, पावर हो जाएगी 1, 2 माइनस 1 हो जाएगी पावर, क्योंकि पावर आ जाती है यहाँ पर, ये माइनस 1 हो जाता है। अब तो डिफरेंशियल सीख गए होंगे आप। 3 यहाँ रहेगा, साथ में ऊपर से भी 3 आ जाएगा, और ये t की पावर हो जाएगी कम, ये t स्क्वायर हो जाएगा। तो v हो जाएगा आपका 8t, है ना, और 9t स्क्वायर, 8t माइनस 9t स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया v। तो आपको क्या निकालना है, t0 t2 पर कुछ निकालना है। क्या निकालना है, v। आपको निकालना पड़ेगा डेल्टा v। डेल्टा v मतलब वेलोसिटी एट टाइम 2 सेकंड एंड वेलोसिटी एट टाइम 0 सेकंड। इसका अर्थ समझ रहे हैं आप। और ये t2 माइनस t1, इसका अर्थ समझ रहे हैं आप। v2 मतलब वेलोसिटी व्हेन टाइम इज 2 सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, और वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, देख सकते हैं आप, टाइम की वैल्यू राइट में है और ये लेफ्ट में है, तो वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है। तो v2 निकालेंगे। v2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 सब्स्टिट्यूट करो, तो 8 इंटू 2 16, है ना, और 2 इसमें सब्स्टिट्यूट 2 इंटू 4 हो जाएगा, 4 इंटू 9 36, ये हो जाएगा माइनस 20। और वेलोसिटी एट टाइम 0 निकालेंगे। 0 पे कैसे निकलेगा, इसमें 0 सब्स्टिट्यूट करो टाइम, तो ये 0 माइनस 0 हो जाएगा, दैट इज 0। तो आप देख सकते हैं डेल्टा v कितना आया, डेल्टा v आया v2 माइनस v0 दैट इज माइनस 20 माइनस 0 दैट इज माइनस 20 माइनस 0 डिवाइड बाय t2 माइनस t1 दैट इज 2 सेकंड माइनस 0 सेकंड, दैट इज 2 सेकंड माइनस 0 सेकंड। तो ये आ जाएगा माइनस 10। यूनिट लिख लीजिए मीटर बाय सेकंड स्क्वायर, ठीक है, यूनिट हो गया माइनस 10 मीटर बाय सेकंड स्क्वायर। ये आंसर इसका, क्योंकि इसको डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे ना तभी तो एक्सेलरेशन आएगा। dv बाई dt इज द एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। सिंपल सा कंसेप्ट है, बस इसका ध्यान रखना है कि v किसका फंक्शन है, t किसका फंक्शन है, a किसका फंक्शन है, किसका फंक्शन कौन है और कब क्या क्या होता है, बस करते जाओ, बहुत इजी है। डिफरेंशियल इज वेरी इजी बेसिकली। A correct statement from the following is, a body having 0 velocity will necessarily have 0 acceleration. 0 velocity वाली बॉडी का will not necessarily have 0 acceleration. हाँ बिल्कुल सही बात है। एक बॉडी की वेलोसिटी 0 होने का मीनिंग ये नहीं हुआ
जीरो वेलोसिटी है विल नॉट नेसेसरली हैव जीरो एक्सेलरेशन। बिल्कुल सही बात है, मैं कहता हूं ये बिल्कुल सही बात है। मुझे पहला ऑप्शन बिल्कुल जम गया और मैंने पहले को आंसर लगा दिया। पहला आंसर वन, अगर सिंगल चॉइस है तो पहला आंसर है, बाकी तीन ऑप्शन में पढ़ता भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है हाँ अगर थोड़ी शंका हो तो पढ़ लेना चाहिए, समय हो तो पढ़ो, लेकिन अगर कंफर्म लग गया कि हाँ ये सही है तो फिर लगाओ। नीचे का अगर और एक्स्ट्रा सही निकला तो क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा। अ बॉडी हैविंग नॉन जीरो वेलोसिटी विल नेसेसरली हैव जीरो एक्सेलरेशन। जैसा कि मैंने कहा वेलोसिटी का जीरो होना नहीं होने से एक्सेलरेशन की जीरो प्लस माइनस होने का कोई रिलेशन नहीं है, सीधी सीधी बात है। अभी तक तो समझ में आ गया, इसलिए गलत हो गया, पर बात समझना भी आवश्यक है। जीरो वेलोसिटी ठीक है, जीरो वेलोसिटी हो सकता है, नेसेसरली हैव जीरो एक्सेलरेशन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो तब होता है जब फोर्स जीरो हो। अ बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म स्पीड कैन हैव ओनली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म स्पीड है, इसका मतलब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा। देखो ये एक्चुअली सर्कुलर मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से घुमाने की चेष्टा कर रहा है। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, स्पीड यूनिफॉर्म रहती है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल एक ही स्पीड से गोल घूमता है, उसका v जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती है लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में स्पीड कांस्टेंट होती है, तो वह यूनिफॉर्म स्पीड कही जाती है, ठीक है। लेकिन इस केस में एक्सेलरेशन जो होता है टुवर्ड्स द सेंटर होता है। टुवर्ड्स द सेंटर मीनिंग क्या हुआ कि जब पार्टिकल यहाँ है तो उसका एक्सेलरेशन इधर होगा, जब पार्टिकल यहाँ है तो एक्सेलरेशन इधर होगा, जब पार्टिकल यहाँ है तो इधर एक्सेलरेशन होगा। हर केस में एक्सेलरेशन जो है उसकी डायरेक्शन तो चेंज हो रही ना, हर केस में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है। हर पॉइंट पर एक्सेलरेशन डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर है तो डायरेक्शन चेंज हो रही है। कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हर पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है? देखिए हर पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। पार्टिकल यहाँ था, इधर जाता हुआ दिख रहा है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है। ये पार्टिकल इधर जा रहा है, ये वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंशियल वेक्टर है। जैसा कि मैंने वेक्टर्स की कंडीशन में आपको समझाया था कि वेलोसिटी टेंजेंशियल वेक्टर कौन सा होता है, जो कर्व की टेंजेंट पे होता है। तो ये कर्व की टेंजेंट है, इधर टेंजेंट, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। हम देख रहे हैं हर पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है दैट मीन्स डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो क्या दिक्कत है? अब वेलोसिटी मैग्नीट्यूड हो या डायरेक्शन, दो में से जो भी चेंज होगा वेलोसिटी चेंज माना जाता है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है दैट मीन्स देयर इज एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन दिख भी रहा है कि टुवर्ड्स द सेंटर होता है, सेंट्रीपिटल। तो इस केस में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या हुआ कि एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट है, ए है, ना तो डायरेक्शन चेंज हो रही है v का, ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। यूनिफॉर्म उसको कहेंगे ना जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो। पर क्योंकि स्पीड की तो कोई डायरेक्शन होती नहीं है, उसका तो केवल मैग्नीट्यूड होता है, तो वो तो घूम रहा है, वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा कि तू चेंज हो रही थी डायरेक्शन। बोले मैं तो स्पीड हूँ, मेरे डायरेक्शन चेंज होने से क्या मीनिंग है, मेरा तो मैग्नीट्यूड है। और एक्सेलरेशन क्या बोलेगा, भाई मैं तो डायरेक्शन चेंज हो रहा तो मैं तो चेंज माना जाऊंगा। वेक्टर बोल रहा मेरी डायरेक्शन चेंज मतलब मैं चेंज। अ बॉडी हैविंग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म, देखो यहाँ देखो आप, यूनिफॉर्म नॉन वेलोसिटी है ना, डायरेक्शन चेंज हो रही है वेलोसिटी की, विल हैव जीरो एक्सेलरेशन। देखो दिख रहा है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। नॉन यूनिफॉर्म का मीनिंग देयर इज अ चेंज, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। विल हैव जीरो एक्सेलरेशन, पॉसिबल ही नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मीनिंग ये हुआ कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, और जब वेलोसिटी चेंज होती है तो वेक्टर तो होता ही है। वेक्टर का रिलेशन वेलोसिटी चेंज होने से है, एक्सेलरेशन का रिलेशन वेलोसिटी चेंज होने से है, न कि वेलोसिटी की वैल्यू या उसकी प्लस माइनस होने से है। समझे आप? तो सीधी बात है, वेलोसिटी change leads to existence of acceleration, ठीक है, not its magnitude। मैग्नीट्यूड और साइन, ये स्पेलिंग्स बड़ी दिक्कत देती है। उसका मैग्नीट्यूड और साइन से कोई लेना देना नहीं है। वेलोसिटी चेंज है तो वेक्टर है, और वेलोसिटी में चेंज मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा दिया आपको, ठीक। अब देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट ओरिजिन एंड मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर बाय सेकंड स्क्वायर। इट्स एवरेज वेलोसिटी एज इट गोज फ्रॉम x2 टू x2 मीटर टू x8 मीटर इज। एवरेज वेलोसिटी निकालना है, और यहाँ टाइम नहीं दिया हुआ, यहाँ x दिया हुआ है।
कोई बात नहीं, सिंपल सी बात है, गिवन है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और दो बात बिल्कुल क्लियर दिख रही, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का मीनिंग क्या हुआ कि v0 था, और स्टार्ट कर रहा है मतलब t0 था, और स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन से रेस्ट स्टार्ट हुआ है मतलब x भी 0 था। तो x0 पर t0 टाइम पर v0 से स्टार्ट करता है, और एक्सेलरेशन कितना होता है, मैं लिख लेता हूं यहां पर, एट x0 t0 v0। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिख लिया मैंने क्वेश्चन की लैंग्वेज से। अब एक्सेलरेशन क्या गिवन है भाई, 4 मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन है dv/dt एंड दैट इज 4 मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना होगा, यह आएगा dv = 4dt। पहले आप प्यार से v और t अलग अलग करो, इंटीग्रेशन करने की पहली स्टेप है ना। फिर एक इंटीग्रेशन का साइन लगाओ दोनों साइड में, हाँ भाई इंटीग्रेट करना है, इधर भी इंटीग्रेट करना है उधर भी। फिर लो आप इनिशियल लिमिट 0, इनिशियल लिमिट 0, इनिशियल लिमिट 0, इनिशियल लिमिट 0, फाइनल लिमिट ले लो आप, कोई भी कैपिटल वैल्यू ले लो, कैपिटल वैल्यू ले लो, टाइम ले लो t, टाइम ले लो की, या इसको फाइनल वैल्यू, हाँ कैपिटल v ले लो, कोई दिक्कत नहीं, फाइनल वैल्यू ले लो t। ठीक है, अब इसका इंटीग्रल करेंगे, इंटीग्रल करो, इसका इंटीग्रल होगा v, देखिए ये होगा v, dv का इंटीग्रल होगा v, और डब्बा लगेगा बाहर लिमिट वाला, है ना, इसको बोलते हैं लिमिट लगाने वाला डब्बा। इसका इंटीग्रेशन कर दिया और डब्बे के अंदर डाल दिया, और लिमिट लगाना है मुझे। अब इसका इंटीग्रेशन 4t dt, 4dt, 4 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट के इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dt करना है तो 4t होगा, है ना। 4 का इंटीग्रेशन करना है, 4 एक कांस्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है तो टाइम का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन इनटू हो जाता है बस वो वेरिएबल, तो ये हो जाएगा 4 × t। और डब्बा लगाओ, उसको भी डब्बे में रखो, इनिशियल लिमिट 0 है, फाइनल लिमिट स्मॉल t है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज, पहले ये सब्स्टिट्यूट करो तो ये आ जाएगा v -0, तो v -0 भी लिखा जाएगा, 4t -0 तो 0, तो v = 4t हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमको तो x चाहिए, तो इसका भी इंटीग्रेशन करो, v होता है dx/dt और ये होता है 4t, तो dx हो जाएगा 4t dt, इंटीग्रल करोगे तो इधर आ जाएगा x और इधर आ जाएगा 4t²/2। करो इंटीग्रल आप भले से, लिमिट लगाओ 0 से x, 0 से t dt, ये आ जाएगा 4t²/2, क्योंकि t का इंटीग्रल होता है t²/2, ये हम इंटीग्रल में पढ़ चुके हैं। t की पावर कितना है 1, ये पावर हो जाएगा साथ में +1, तो यह पावर प्लस जो पावर थी यहाँ आएगी और वही पावर से डिवाइड भी होगा, 4 तो कांस्टेंट है वो तो ऐसे से आएगा। ठीक है, लोअर लिमिट 0 है तो 0 होगा, t अपर लिमिट तो t हो जाएगा, इसमें लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट x है तो इसलिए x होगा, इसमें लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट t है, तो t रखेंगे तो t रहेगा, 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा इधर भी, तो ये हो जाएगा x = 4t²/2, दैट इज, इसको लिखेंगे 2t²। अब हमें क्या निकालना है, बोला गया कि एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमें, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा ना। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बताइए, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है भाई, एवरेज वेलोसिटी होती है x2 - x1 डिवाइड बाय द टाइम। x2 कितना है, गिवन है यार 8, x1 कितना है 2, गिवन है यार, तो ये 8 - 2 गिवन है, बट टाइम, टाइम तो गिवन ही नहीं है। लेकिन x और t में रिलेशन में तो निकाल लिया हमने, x और t में रिलेशन निकाल चुके हैं। अब आप रखिए इसमें x2, रखिए x2 रखेंगे तो t की वैल्यू निकालिए, देखिए उसमें x2 रखा जाएगा तो इधर आएगा 2, इधर हम t की वैल्यू निकालने के लिए 2t² करेंगे, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो t की वैल्यू आएगी +-1, तो हम केवल +1 ले लेंगे, -1 को डिस्कार्ड करेंगे। ठीक है, और अब उसमें रखेंगे x की वैल्यू 8, क्योंकि हमें यह भी पता करना है ना कि x 8 पर पार्टिकल कब था, तो हमारे पास रिलेशन आ जाते हैं t और v में, t x और t में, a और t में, तो हम बड़ी आसानी से वैल्यू इधर उधर सब्स्टिट्यूट करके सबकी वैल्यू सब पॉइंट पे निकाल सकते हैं। अब हमें x 8 पर वैल्यू निकालना है, x 8 पर वैल्यू निकालो, इसमें रखा मैंने 8, है ना, x 8 सब्स्टिट्यूट किया, ये 4t² हो जाएगा, 2t² हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t² = 4 और t = +-2, t² 4, t +-2 हो जाएगा, हाँ, तो +2 की वैल्यू ले लेंगे, -2 डिस्कार्ड कर देंगे, तो हमारा टाइम क्या हो गया, टाइम की 2 वैल्यू आ गई, इसको आप t2 बोलिए, इसको t1 बोल दीजिए भले ही, तो ये t2 - t1, टाइम डिफरेंस दैट इज 2 - 1 दैट इज 6,
6 मीटर बाय सेकेंड, ये हमारा एवरेज वेलोसिटी हो गई, है ना। x निकालना था, x d1 था, लेकिन हमको टाइम निकालना था वहां पर, और टाइम निकालने के लिए हमने फिर इसका एक बार इंटीग्रल करा। ये डबल इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन है, लेकिन जो एक स्मार्ट लोग होते हैं वो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको हटा दूं मैं, आप इसे नोट कर लीजिए, आप समझने के लिए नोट करिए, समझिए स्टेप्स क्या थी, और आप नेक्स्ट टाइम जब आप करो तो जैसे डायरेक्ट कर सकते हैं वैसे करो। देखिए एक्सेलरेशन है 4, तो सीधे वेलोसिटी निकाल ही सकते हैं, वेलोसिटी सीधे निकलेगी 4t, क्योंकि इसका इंटीग्रल हो जाएगा साथ में t, लेकिन एक कांस्टेंट भी लगा दो साथ में, क्योंकि मैंने इंटीग्रल करा, मैंने कहा था इनडेफिनेट इंटीग्रल जब होता है, जब हम विदाउट लिमिट्स लगाते थे, कोई कांस्टेंट ले आते हैं। उस कांस्टेंट से क्या होता है कि हमें कंडीशंस दी हुई है ना, ऑलरेडी कंडीशन दी हुई है कि t 0 है, v 0 है, उस वक्त x 0 है। ये गिवन कंडीशंस होती है ना, बाउंड्री कंडीशंस कहा जाता है या इनिशियल कंडीशंस कहा जाता है। तो ये कंडीशंस का यूज करके इस कांस्टेंट की वैल्यू निकाली जाती है, दूसरा कोई रास्ता दुनिया में नहीं है। ये कंडीशन दी ही होती है, ऐसा नहीं कि कंडीशन छिपाई जाती है। तो एक्सेलरेशन 4 है तो इंटीग्रेशन 40 होगा। क्यों होगा? क्योंकि भैया हमें पता है कि v जब आदत पड़ जाएगी ना, v 40 होता है, इसका डिफरेंशियल करो तो ये 4 होता है, क्योंकि t का 1 होता है, तो 1 का t हो जाएगा। इंटीग्रल करोगे तो आप डिफरेंशियल करोगे तो नीचे आओगे, इंटीग्रल करोगे तो ऊपर जाओगे। पर इंटीग्रल डिफरेंशियल करोगे तो जो कांस्टेंट है वो 0 हो जाता है, लेकिन इंटीग्रल करोगे तो कांस्टेंट वापस नहीं लाओगे क्या? ये v है, इसका डिफरेंशियल करो तो 4t4 आ जाएगा, क्योंकि t का 1 हो गया। अब इसका इंटीग्रल करो, वापस यहां लिख दो। लेकिन राम जाना यहां पर अगर कोई कांस्टेंट होता तो उसका तो तुम 0 कर देते, लेकिन वापस इंटीग्रल करोगे तो c लगाना आवश्यक है। ये बात क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि डिफरेंशियल क्या होता है कांस्टेंट के साथ में, विदाउट कांस्टेंट इंटीग्रल करेंगे तो क्या होगा। तो ये आ गया, लेकिन आप बाउंड्री कंडीशन इसमें लगाइए, आप सीधे सीधे बाउंड्री कंडीशन लगाई जा सकती है। v0 t0 तो c भी 0 हो गया, लगाओ उसमें v0 t0 तो c किसके पास जाएगा, c तो 0 हो जाएगा ना। 0 = 0 प्लस c, दैट इज c = 0, दैट गिव्स c = 0। तो हटाओ c को यहां से, इसकी आवश्यकता नहीं थी। अब इसका फिर इंटीग्रल करो, इसका इंटीग्रल 4, अब t का इंटीग्रल t²/2। जैसे जैसे आप डेरिवेटिव याद करते हो वैसे वैसे आप इंटीग्रल करते जाओ, लेकिन प्लस में कांस्टेंट लगा दो। इंटीग्रल करते हुए कांस्टेंट लगा दो, क्योंकि आप डेरिवेटिव के समय कांस्टेंट को 0 कर देते, बिल्कुल कर देते हैं। फिर बाउंड्री कंडीशन लगाओ, x 0 है 0 है, t 0 है 0, तो यहां से भी c 0 आएगा। ये c पहले वाले c का भाई है, लेकिन ये c1 का हो, ऐसे है ना, कोई दूसरा है, बस ये भी c 0 हो जाएगा। हटाओ उसको, बस ये सीधे सीधे खटाखट आपका ये आ जाएगा। इंटीग्रल बड़ा बड़ा लंबा लगा के लिमिट लगाना तो एक प्रोसेस है जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस के लिए की जाती है ना। तो सिंपल क्वेश्चन में ये करने की आवश्यकता नहीं है, इतनी लंबी लंबी प्रोसेस, बस सावधानी से करो जो करना है। लिमिटिंग कंडीशन लगा के आप वैल्यूज निकालो, बस इसमें आप लगा दो। x रखो t आएगा, x8 रखो t आएगा, x2 रखो t आएगा, t में से t जाएगा, x और x तो ही आपके पास गिवन है, v आ जाएगा उससे। जैसा कि मैंने फॉर्मूला लगाया था, डेल्टा v का फॉर्मूला क्या होता है, v2 - v1 और x2 - x1 अपॉन टाइम। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। A point moves with uniform acceleration v1, v2, v3. Oh, a point moves with uniform, बहुत क्लासिकल क्वेश्चन है ये, बहुत प्यारा क्लासिकल क्वेश्चन है, जो मेरे बच्चे आज डॉक्टर है, किसी जमाने में मुझसे पूछा करते थे, एग्जाम में आया क्वेश्चन में से एक है, बहुत स्टैंडर्ड एग्जाम में पूछा गया है। A point moves with uniform acceleration, acceleration यूनिफॉर्म है ना। v1, v2 and v3 denote the average velocities in the 3 successive interval of time t1, t2, t3। 3 टाइम इंटरवल है ना। मैं आपसे बात करता हूँ, एक टाइम इंटरवल है यहाँ से यहाँ तक, पार्टिकल यहाँ से t1 टाइम में आया, एक टाइम इंटरवल है पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक t2 टाइम में आया, एक टाइम इंटरवल t3 पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक t3 टाइम में आया। ये 3 इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी है v1, v2, v3, मतलब एवरेज वेलोसिटी, ध्यान रखिए ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इस बात का हमें पहले से पता है कि एक्सेलरेशन जो भी है कांस्टेंट है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, इधर मान लो। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। बहुत सिंपल सी बात है, जो चीज गिवन है उस पर ध्यान से सोचो। एक चीज मैंने आपको बताई थी और उस चीज को दिमाग में डालो। मैंने आपको कहा था कि अगर एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं और डी होता है तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 होता है, मतलब रेसिप्रोकल करके रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला होता है, जो मैंने डिस्प्लेसमेंट और स्पीड और वेलोसिटी वाले लेक्चर में समझाया था। आई होप आपने उसमें नहीं पढ़ा होगा अभी लेक्चर, लेकिन पढ़ लीजिए, है ना। और अगर इक्वल टाइम इंटरवल्स हैं, इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी v1 v2, टाइम इंटरवल इक्वल है, टाइम इंटरवल अगर इक्वल है तो एवरेज वेलोसिटी जो है
एवरेज वेलोसिटी जो निकालना दुनिया का सबसे इजी काम है, वो v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, क्योंकि ये t तीनों टाइम इंटरवल सेम है। यहाँ से यहाँ तक टाइम t लगा, यहाँ से यहाँ तक टाइम t, यहाँ से यहाँ तक टाइम t। यहाँ वेलोसिटी v1 था, v1 कांस्टेंट था, ठीक है ना, ये v2 कांस्टेंट था, v3 कांस्टेंट था। तो पूरे इसका एवरेज जो आएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइड बाय 3, पूरे टाइम इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी आएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइड बाय 3। ये यहाँ से यहाँ तक v1 वेलोसिटी थी और वो कांस्टेंट थी, लेकिन इससे इसका क्या रिलेशन? आप बोलेंगे सर इसमें तो इसका कोई रिलेशन है ही नहीं, ये मैंने समझाया था आपको उधर, अभी समझ लीजिए आप, है ना। तो इसमें क्या है, इसमें ऐसा क्या हो रहा है? इसमें यह हो रहा है कि ये v यहां से यहां तक का एवरेज है। एक बात क्लियर हो गई, अगर एवरेज है मान लो, तो यह टाइम कितना है? यहां से यहां तक का टाइम t1/2 है, यहां से यहां तक का टाइम t1/2 है। मैं इसको बीच में से तोड़ रहा हूं, यह t2/2 टाइम होगा। दो तरह से किया जा सकता है, मैं दूसरे तरीके से करके दिखा रहा हूं आपको। मैंने इस टाइम इंटरवल को टुकड़ों कर दिए, यहां से यहां तक का मिडिल टाइम t2/2 है, यहां से तक का टाइम t2/2 है ना, और ये t3/2 है और ये t3/2 है। टोटल टाइम t3 है, टोटल टाइम t2 है, टोटल टाइम t1 है। तो यहां से यहां तक एवरेज, इसका एवरेज कितना है? v1। इससे इस तक का एवरेज v1 है। मैं कहूंगा कि यहां वेलोसिटी v1 है, मानोगे आप? इस दौरान वेलोसिटी, इस ड्यूरेशन में वेलोसिटी का एवरेज v1 है। लाइट बंद हो गई थी। तो हम यह समझते हैं कि इस टाइम इंटरवल में जो एवरेज वेलोसिटी थी वही इसके मिड पॉइंट पर वेलोसिटी है। ऐसा क्यों कह सकता हूं, इसे आप समझिए। यह टाइम t है, यह वेलोसिटी है, और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो टाइम का जो ग्राफ होता है, वेलोसिटी का जो टाइम ग्राफ होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो। क्यों? क्योंकि देखिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मीनिंग क्या हुआ, इसका स्लोप, ये स्लोप होता है, वी ग्राफ का स्लोप क्या होता है? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब स्लोप कांस्टेंट है। और एक लाइन होती है जिसका स्लोप कांस्टेंट होता है, जो लाइन होती है इसका स्लोप बिल्कुल कांस्टेंट होता है। हर जगह आप एंगल देखेंगे तो वो इसी लाइन से मिलेगा, है ना। कर्व होता है, उसका स्लोप अलग अलग होता है। जैसे कि हम देखते हैं कर्व डायरेक्शन चेंज होती है तो उसका स्लोप चेंज होता जाता है ना, क्योंकि कर्व में क्या होता है? टेंजेंशियल स्लोप देखा जाता है ना। कर्व ऐसा है, हर पॉइंट पर स्लोप अलग अलग होगा, तो हर पॉइंट पर वेलोसिटी अलग चेंज होगी, वेलोसिटी क्या, एक्सेलरेशन चेंज होगा। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक कर्व है तो हर पॉइंट पर आप देखो अलग अलग स्लोप होगा, डिफरेंट स्लोप होंगे एवरी पॉइंट पर, तो एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम केवल ओनली एक बात समझना चाहते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब एक स्ट्रेट लाइन होता है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। और हाँ, इस केस में, इस पॉइंट पर अगर वेलोसिटी v1 मान लेते हैं, इस केस में पॉइंट वेलोसिटी v2 मान लेते हैं इस पॉइंट पर, तो v1 v2 जो भी हो, मिड पॉइंट जो होता है इस टाइम इंटरवल का, जो मिड पॉइंट है, यहां जो वेलोसिटी होगी वही एवरेज वेलोसिटी होगी, है ना। तो जब इस टाइम इंटरवल के मिड पॉइंट पर वेलोसिटी एवरेज होगी अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो इस लाइन में हमने क्या पढ़ा है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जैसे कि हम देख रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, डायरेक्शन सेम है ना, और मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा है। यूनिफॉर्म का मीनिंग यही हुआ कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम है। तो आप देखते हैं इन टाइम इंटरवल t1 के मिड पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो v1 होगी, क्योंकि यह एवरेज है। यहां से यहां तक का एवरेज v2 है, मिड पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो v2 होगी। और यहां से यहां तक का एवरेज वेलोसिटी v3 है, तो मिड पॉइंट पर जो वेलोसिटी हो v3 होगी। तो इस मिड पॉइंट, इस v1 और इस v2 को देखिए, ध्यान से देखिए आप, ये बिल्कुल एक चीज ध्यान से दिखी जा रही है कि यहां टाइम है t1/2, यहां टाइम है t2/2, यहां टाइम है t3/2, यहां टाइम है t2/2, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि यहां v2 वेलोसिटी, यहां v1 वेलोसिटी और टाइम कितना है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, यहां से यहां तक का t1 प्लस t2/2। यहां v2 है, यहां v3 वेलोसिटी है, यहां से यहां तक का टाइम निकालिए t2/2 और t3/2। तो इन दोनों के बीच में वेलोसिटी पता है, इन दोनों के बीच का टाइम पता है जो कि हमने निकाला है एक्चुअली। इन दोनों के बीच की वेलोसिटी पता है, इन दोनों के बीच का टाइम पता है जो कि हमने निकाला है एक्चुअली। तो इन दोनों के बीच में एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते हैं? और एक्सेलरेशन जो कि कांस्टेंट है, जो कि कांस्टेंट है, इसलिए यहां से यहां तक का एक्सेलरेशन होगा
v2 माइनस v1 अपॉन टोटल टाइम, जो कि t1 प्लस t2 होल बाय 2, और यहां से यहां तक का एक्सेलरेशन होगा v3 माइनस v2 डिवाइड बाय t2 प्लस t3 बाय 2। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम एक्सेलरेशन होता है, चेंज इन वेलोसिटी v3 माइनस v2 डिवाइड बाय टाइम टोटल टाइम, ये हो गया। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, वेलोसिटी का जो एवरेज क्या है उस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया जाए तो ये क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होगा। इसीलिए मैं कहता हूं खाली फार्मूला लिखने से और कागज काले करने से कोई कंसेप्ट नहीं बनता है, कोई वो नहीं होता। उसको अप्लाई करने के लिए आपको आइडिया चाहिए, मेथड चाहिए, कब कहाँ कौन सी चीज अप्लाई करनी है, उसके लिए उसकी गहरी समझ होना चाहिए चीजों की। आंसर इज सिंपली बी। 2 कैंसिल होने के बाद बिल्कुल आंसर दिख रहा है, क्योंकि एक ही आंसर है इसमें जिसमें यहाँ उल्टा सीधा, यहाँ माइनस माइनस, यहाँ माइनस माइनस है, एक ही आंसर इसमें प्लस प्लस है, और ये दिख रहा है बिल्कुल आपको वहां पर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A car starts from rest and moves with uniform acceleration A on a straight road from a time t to time capital T. After that, constant deceleration brings it to rest. In this process, average speed of the car is। बहुत प्यारा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं टाइम लेता हूं t टाइम तक एक्सेलरेशन होता है, यह v है, स्पीड ले लो। t टाइम तक एक्सेलरेशन होता है जो कि कांस्टेंट है, तो यह एक स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, है ना, ये क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। और उसी तरह से थोड़ी दूर तक इन द सेम प्रोसेस विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ब्रिंग इट टू रेस्ट, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से वो रेस्ट में आती है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से रेस्ट में आती है, चलो कांस्टेंट एक्सेलरेशन कोई सा भी हो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन इसको रेस्ट में ले आता है। डीएक्सेलरेशन, हाँ ठीक है, डीएक्सेलरेशन का मीनिंग हम समझेंगे, डीएक्सेलरेशन क्या होता है, रिटार्डेशन क्या होता है, इसका मीनिंग हम थोड़ी देर से समझेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में एक बात समझ में आ रही है कि एक्सेलरेशन पहले तो कांस्टेंट था, इसलिए लाइन स्ट्रेट होगी। डीएक्सेलरेशन था जो कांस्टेंट था, लाइन स्ट्रेट होगी। टी टाइम तक स्पीड बढ़ी उसकी, दिख रहे हैं आप, 0 से स्पीड बढ़ी, उसके बाद स्पीड डाउन हो गई और फिर 0 हो गई, रेस्ट, मतलब यहाँ रेस्ट में हो गया, स्पीड क्या होगा, 0। इन दिस प्रोसेस द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज। एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी? एवरेज स्पीड निकालने के लिए या तो ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से निकालो, तो टोटल एरिया निकालेंगे, वो एरिया क्या होगा, v इंटू टी, डिस्टेंस होगी डिवाइड बाय टी करेंगे एंड सो ऑन। सीधी बात है, यह कितना होगा आप बताइए, मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी? v होता है एक्सेलरेशन इनटू टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है v बाय टी। एक कांस्टेंट की केस में देखें एक्सेलरेशन होता है v बाय टी, इस केस में देखो ना, v मैक्सिमम वैल्यू है, टाइम की वैल्यू t है, तो v चेंज हुआ t टाइम में, तो v बाय टी इज द एक्सेलरेशन, है ना, v चेंज इन टाइम t, v बाय टी इज द एक्सेलरेशन। तो v हो जाएगा आपका, कैपिटल ले लो भले यहाँ पर, v हो जाएगा a इंटू टी, v हो जाएगा a इंटू कैपिटल टी। तो यह वैल्यू जो है वो a इंटू टी है, ये मैक्सिमम हाइट जो है ये a इंटू टी है। अगर आप देखें इस पूरे का वो निकालना फॉर्मूला से तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने जो पिछले क्वेश्चन में कंसेप्ट समझाया था उसे समझिए। यहाँ v 0 है, यहाँ v at है, मिड पॉइंट की बात करें तो यहाँ at बाय 2 जो है उसका एवरेज होगा, और यहाँ भी वही होगा, क्योंकि यहाँ 0, यहाँ टॉप पावर मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम है, तो ये भी 80 बाय 2 होगा। तो इसका एवरेज 80 बाय 2 है, इसका एवरेज 80 बाय 2 है, वेलोसिटी का वैल्यू होगा 80 बाय 2। दैट इज द आंसर। क्योंकि जब इक्वल टाइम इंटरवल की बात नहीं हो रही है, यहां से यहां तक लीनियरली एसिलेट हुआ है, लीनियरली एसिलेट होता है ना, तो मिड पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है वही उसका एवरेज होता है उस इंटरवल में। इसको समझिए बस आप, लीनियरली एसिलेट नहीं, लीनियर एसिलेशन कांस्टेंट था, लीनियरली उसकी वैल्यू बढ़ी, एक लाइन से वैल्यू बढ़ी, तो मिड पॉइंट उसका एवरेज होगा, और लीनियरली घटा तो एवरेज यहाँ भी होगा। तो इसका एवरेज जो इसका एवरेज है, एवरेज का एवरेज तो एवरेज ही निकलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। ठीक है, इन दोनों केस में विथ एक्सेलरेशन ए, डी एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं दी, विथ कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन ए। देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन की वैल्यू ए दे रखी है, लेकिन डी एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं, डी एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ भी हो, वो जल्दी से 0 हो या देर से 0 हो, है ना, उससे कोई मतलब। रिटार्डेशन, रिटार्ड का मीनिंग होता है कोई भी चीज स्लो होना। एज के साथ हमारा शरीर रिटार्ड हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, हमारे रेस्पॉन्सेस स्लो हो जाएंगे, हमारी आईज, हमारी मसल्स के रेस्पॉन्सेस स्लो हो जाएंगे। फिजिक्स में भी रिटार्डेशन का मीनिंग यही होता है। रिटार्डेशन का मीनिंग होता है स्पीड डाउन और स्लोइंग,
स्लो डाउन लिख सकते हैं आप, स्लो डाउन। एक पार्टिकल के मोशन के रिलेशन में ये बात लिखी गई है। व्हेन ए पार्टिकल मूव्स एंड स्पीड गोज डाउन, या स्लो डाउन हो रहा है, उसकी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज। सीधी बात है भाई। जब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का मीनिंग तो ये हुआ ना, स्पीड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? स्पीड। तो जब स्पीड कम होती है, कम हो रही है पार्टिकल की, चाहे वो उधर जा रहा हो चाहे इधर जा रहा हो, है ना, स्पीड डाउन, रिटार्डेशन का सिंपल सा मीनिंग होता है स्लो डाउन होना। रिटार्डेशन का नेगेटिव एक्सेलरेशन होना, ऐसा कोई मीनिंग नहीं होता है ना, ऐसा कोई मीनिंग नहीं होता कि नेगेटिव एक्सेलरेशन हो। रिटार्डेशन का मीनिंग नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मीनिंग भी स्लो डाउन होना नहीं है। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मीनिंग है डायरेक्शन अपोजिट होना, है ना। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मीनिंग है, एक 1D मोशन में हम क्या करते हैं, 1D मोशन में हमारा सिंपल सा कंसेप्ट है कि भाई अगर पार्टिकल इधर जा रहा है तो एक्सेलरेशन का वेक्टर अगर इधर है, फोर्स इधर लग रहा है, एक्सेलरेशन इधर है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव ले लेंगे, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पॉजिटिव आएगी। न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साइन पॉजिटिव लेते हैं, और पार्टिकल पे एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में है तो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साइन नेगेटिव लेते हैं। बट इट डजंट मीन एक्सेलरेशन यहाँ पर पार्टिकल को स्लो कर रहा है या फास्ट कर रहा है। इसका मतलब ये भी नहीं हो कि पार्टिकल स्लो हो रहा है या फास्ट हो रहा है ना। तो रिटार्डेशन का मतलब है स्लो डाउन, स्पीड डाउन, या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज होना। उसका एक्सेलरेशन के प्लस या माइनस होने से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। और एक्सेलरेट होने का जो इंग्लिश में मीनिंग है, उसका इंग्लिश मीनिंग तो यही कहता है कि कोई चीज बढ़ना। इकोनॉमी एक्सेलरेट हो रही है तो इकोनॉमी बढ़ रही है, इसका मतलब सिंपल है, इकोनॉमी बढ़ रही है। लेकिन पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है, इसका मीनिंग ये नहीं कि पार्टिकल स्पीड अप हो रहा है, ठीक है ना। इकोनॉमी एक्सेलरेट होने का मतलब इकोनॉमी बढ़ रही है ना, इकोनॉमी की वैल्यू स्पीड अप हो रही है। लेकिन पार्टिकल का एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है तो इसका मीनिंग यह नहीं है कि पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही है ना, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, वो इकोनॉमी है, उसका प्लस माइनस वो वेक्टर नहीं है ना। और हमारा एक्सेलरेशन एक वेक्टर है, इसमें डायरेक्शन भी होती है, तो इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का मतलब स्लो डाउन भी नहीं होता, फास्ट होना भी नहीं होता। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने का मतलब फास्ट होना या स्लो डाउन दोनों नहीं होता। लेकिन रिटार्डेशन का मीनिंग स्लो डाउन होता है। और अगर स्पीड अप होने की बात करें तो इट इज स्पीड अप, स्पीडिंग अप या स्पीड अप या इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ये रिटार्डेशन का अपोजिट है, इज अपोजिट टू रिटार्डेशन। तो सिंपल सा मीनिंग है, रिटार्डेशन एक सिंपल सा कंसेप्ट है, वो स्पीड से रिलेटेड है, उसका एक्सेलरेशन से कोई रिलेशन नहीं, उस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव कोई डायरेक्शन से कोई रिलेशन नहीं उसका, ठीक है। तो इस बात का बिल्कुल सिंपल टू सिंपल वर्ड समझ लेना, रिटार्डेशन मतलब स्लो डाउन या स्लोइंग डाउन, और इसका अपोजिट होता है स्पीड अप, ठीक है। वेरी क्लियर। A drag racing car starts from rest at t is equal to 0 and moves along a straight line with velocity given by v is equal to bt square, where b is a constant. An expression for the distance traveled by the particle from its position t is equal to 0 is. देखिए हम यह समझ गए हैं कि t 0 मानेंगे और x 0 मानेंगे और v भी 0 मानेंगे, क्योंकि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है। ये क्लियर हो गया आपको? t0 पर x0 पर v0, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट और फ्रॉम ए पोजीशन, जिस पोजीशन जहां से स्टार्ट, यहां एक बार बिल्कुल साफ दिख रही है, फ्रॉम इट्स पोजीशन मतलब उसकी खुद की पोजीशन से वो कितना आगे गया, तो उसकी खुद की पोजीशन को हम 0 पोजीशन मानेंगे, है ना। x0 हो गया वो, मतलब वो x0 पे खड़ा था, अब वहां पर वो आगे बढ़ता है अकॉर्डिंग टू v इज इक्वल टू bt स्क्वायर। तो मैंने क्या कहा था, सीधे इंटीग्रेशन मारो इसका इंटीग्रेशन ऑन इंटीग्रेशन सीधे इंटीग्रल करो इसका इंटीग्रेशन, v का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और b तो कांस्टेंट है, एज इट इज होगा, t की पावर हो जाएगा 3, क्योंकि 2 है तो 2 + 1 हो जाएगा, और 3 से डिवीजन भी होगा इसका, ठीक है, प्लस कोई भी एक कांस्टेंट ले लो, इसे इंटीग्रल कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। अब यह भी आपको मैं बताना नहीं चाहूंगा कि t0 रखेंगे तो ये 0 होगा, x0 रखें तो ये 0 होगा, 0 + 0 0 + c, तो ये c भी हो जाएगा 0, इसको हटा देते हैं, खत्म।
दिख रहा है ना, जीरो रखेंगे तो जीरो, तो सी की वैल्यू क्या आएगी, जीरो तो रख देते हैं। ये आ गया आपका आंसर, मुझे लगता है आंसर ही आ गया। द एक्सप्रेशन फॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, ये लगेगा, बस बीटी की बच रही, सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। A particle of unit mass undergoes one-dimensional motion such that its velocity varies according to this. Velocity is a function of x. ठीक है, खुद ने लिख दिया उसने, और नहीं लिखता तो भी मुझे यहाँ दिख जाता कि x इधर राइट साइड में x है, तो इसका मतलब है, इसका मीनिंग है कि यह एक x का फंक्शन है। वेयर b एंड n आर कांस्टेंट, b और n कांस्टेंट है, भाई दिख ही रहा है, x ही वेरिएबल है। x इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, x पोजीशन है पार्टिकल की, ये भी दिख रहा है, x इज द पोजीशन। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ x इज गिवन बाय, देखिए एक्सेलरेशन की दूसरा जो फॉर्मूला लिखाया था ना मैंने, एक पहला वाला तो dv बाई dt होता है, नहीं दूसरा तो मैंने लिखा था d2x बाई dt2, और तीसरा लिखाया था एक्सेलरेशन इज v dv बाई dx, वह यहां यूज होगा। एक्सेलरेशन क्या है, v dv बाई dx यूज होगा, तो इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। v dv बाई dx निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है, निकालिए, इसका डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x होगा, dv बाई dx कहा जाएगा। बीटा कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, x की पावर जो भी है वो सामने आ जाएगी मल्टीप्लीकेशन में, जो भी पावर है तो हम साइड में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये पावर आएगी मल्टीप्लीकेशन में, मैंने बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये पावर आएगी मल्टीप्लीकेशन में, और x की पावर, x की पावर इसको हटाए लिखना पड़ेगा, शुरू में लिखना पड़ेगा, ज़्यादा अच्छा है, ये आ जाएगा -2n, पहले x की पावर सामने आ जाएगी, ठीक है, अब x की पावर 1 से कम हो जाएगी, 2n - 1 हो जाएगी, ठीक है। बीटा कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, विथ रिस्पेक्ट टू x है डेरिवेटिव, तो dv बाई dx लिखा जाएगा, बीटा कांस्टेंट है, पावर सामने आ जाएगी -2, x की पावर 1 कम हो जाएगी, और यहाँ क्या आएगा 1 क्यों आएगा सर, हमने तो कभी देखा नहीं, 1 जो होता है dx बाई dx होता है, बट dx बाई dx क्या होता है 1, पर dx बाई dx लिखी क्यों रहे, आपने इसका डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो dv बाई dx लिखा, इस x का भी डेरिवेटिव होता है, वो dx बाई dx होता है, 1 होता है, लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन मैं आगे बताऊंगा क्यों होता है, वो लिखा जाना चाहिए, अभी लिखना बिल्कुल नहीं है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, है ना। बीटा इज -2n, x टू पावर 2n - 1, ये आ गया हमारा dv बाई dx। इसमें मल्टीप्लाई कर दो v को, v क्या था, ये रहा v, तो इस v को इसमें मल्टीप्लाई कर दो आप, va को, vx कहो या v कहो, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसमें v का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, v क्या है, बीटा x की पावर -2n, और यह आ गया आपका एक्सेलरेशन, ठीक है, यही तो एक्सेलरेशन है, v dv बाई dx इज द एक्सेलरेशन ना, तो ये आपका आंसर आ गया। देखो इसमें क्या है, बीटा स्क्वायर है, बीटा स्क्वायर है, दिख रहा है, -2n है, -2n बीटा स्क्वायर, -2n बीटा स्क्वायर, और x की पावर देखिए -2n - 1 और -2n, तो ये -4n - 1, ये रहा आंसर, -2n बीटा स्क्वायर, x की पावर -4n - 1। तो इस पर बेस्ड था ये क्वेश्चन, बहुत सिंपल था, केवल आपको डेरिवेटिव निकालते आना चाहिए, कौन से वेरिएबल का किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाला जा रहा है, ये सिंपल सी बात है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग a straight line is described by equation x is equal to a plus 12t minus t cube, where x is in meter and t is in second. The retardation of the particle when velocity becomes 0. velocity when velocity, जब when आता है ना तो टाइम से रिलेटेड होता है, इतना हम जानते हैं। तो x गिवन है 8 plus 12t minus t cube, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे dx by dt, तो इससे मिलेगा हमको v, और 8 का डेरिवेटिव 0 होगा क्योंकि कांस्टेंट है, 12t का डेरिवेटिव 12 होगा। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा क्योंकि आप सीख चुके होंगे डेरिवेटिव निकालना। t क्यूब है, इसका डेरिवेटिव 3t स्क्वायर होगा, है ना। और v0 कब होगा, v0 हम रखते हैं इस वैल्यू को 0, v0 का मीनिंग ये हुआ कि 12 माइनस 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से 12 4 हो जाएगा, t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, t इज इक्वल टू +-2, और t लेंगे 2 क्योंकि 2 इज अ रियल वैल्यू, t-2 पॉसिबल नहीं है ना। सेकंड में ले लीजिए, आप सेकंड बोल दीजिए उसको, सेकंड, है ना, सेकंड। और इसको ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे फिर से dv बाई dt, तो हमको मिलेगा एक्सेलरेशन, इसका 0 इसका 0, 3 × 2 6t। तो कब क्या पूछा हुआ है, पूछा हुआ है कि रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी बिकम्स 0। देखिए रिटार्डेशन पूछ तो रहा है, लेकिन इसको बहुत सावधानी से करना है, बहुत सावधानी से समझना है। हमें एकमात्र चीज दिख रही है कि वो एक्सेलरेशन की वैल्यू -6t है। t2 सब्स्टिट्यूट करने पर, t2 कब है,
t2 कब है? जब वेलोसिटी 0 है। तो हम समझ सकते हैं कि एट t इज इक्वल टू 2 v इज इक्वल टू 0, सो एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा -12 मीटर बाय सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन माइनस होने का मतलब ये नहीं होता है कि रिटार्डेशन हो, है ना। एक्सेलरेशन माइनस होने का मीनिंग ये नहीं होता कि रिटार्डेशन हो, लेकिन हाँ वेलोसिटी बिकम 0 का मीनिंग क्या हुआ यह समझना है हमें। वेलोसिटी 0 होने का मतलब यह हुआ कि पार्टिकल स्लो होते होते रुक गया। तो क्या उसके पहले रुकने के पहले वेलोसिटी जो थी वो कुछ थी, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो था उसका मैग्नीट्यूड। स्पीड नॉन जीरो थी, चाहे वो वेलोसिटी पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो थी तो नॉन जीरो मैग्नीट्यूड वाली ना, मैग्नीट्यूड उसका कुछ ना कुछ तो था। तो वेलोसिटी 0 ही मतलब पार्टिकल आके रुका है, मतलब रिटार्डेशन हो रहा था, है ना। पार्टिकल आके रुका है, चाहे इधर से आके रुका है चाहे इधर से आके रुका है, उसके पहले स्पीड थी और रुकने से स्पीड हो गई 0। स्पीड 0 हुई मतलब स्पीड डाउन हुआ, मतलब रिटार्डेशन है। दैट मीन्स रिटार्डेशन का वैल्यू है तो वो 12 होगा, क्योंकि वो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होता है ना। रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड वही होता है जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होता है, इतना हम समझ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन से हम क्या समझे? मैग्नीट्यूड ऑफ वैल्यू ऑफ रिटार्डेशन इज बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इन केस ऑफ स्लोइंग डाउन, नॉट स्पीडिंग डाउन। स्पीडिंग में तो वो रिटार्डेशन, जब कोई पार्टिकल स्पीड अप हो रहा है तो वह रिटार्डेशन निगेटिव होता है, ऐसा नहीं बोला जा सकता है। वो स्पीड अप हो रहा है, स्पीड अप इज स्पीड अप, रिटार्डेशन इज रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का अपोजिट स्पीड अप नहीं होता है, निगेटिव नहीं होता, अपोजिट होता है। इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से अपोजिट होता है, लेकिन फिजिक्स में वो माइनस नहीं होता, इस बात को ध्यान रखें, है ना भाई। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब रिटार्डेशन नहीं होता, रिटार्डेशन का माइनस मतलब स्पीड अप नहीं होता है, ठीक है। A particle moves with a distance x in time t according to equation t x is equal to t plus 1 to the power minus 1। तो x given है 1 upon t plus 1, देख रहे हैं आप, 1 upon t plus 5, sorry, x is this with this and the acceleration of the particle is proportional to। acceleration क्या होगा? देखिए x given है टाइम में, कोई इशू नहीं, हम dx by dt निकाल सकते हैं। dx by dt क्या होगा? जब एक लीनियर टर्म नीचे होती है, जब लीनियर टर्म डिनोमिनेटर में होती है तो ऊपर जाने पर उसकी पावर वैसे भी दिख रहा है -1 है, तो वह पावर की बात करें तो पावर पहले नीचे आती है। अब पावर नीचे आती है, डेरिवेटिव जब करेंगे लीनियर टर्म का तो पावर पहले नीचे आएगी और पावर 1 से कम हो जाएगी। तो 1 से कम होगी तो -1 तो डेट इज -2। तो ये हो जाएगा t प्लस 5 की पावर -2। यह हमारा v dx by dt हो गया, और इसे हम कहेंगे v। क्या कहेंगे? v। अब एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा v, एक्सेलरेशन के हम या तो dv by dt निकालें या v dv by dx निकालें, है ना। तो dv by dt इसका डेरिवेटिव निकालते हैं पहले। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? -2 आ जाएगा सामने, -1 पहले से ही था, इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, -1 तो पहले से था, -2 आ जाएगा सामने और इसकी पावर हो जाएगी 1 से कम। फिर से डेरिवेटिव निकाल रहे हैं ना, लीनियर टर्म की वही वाली डेरिवेटिव वैसे ही होता है जैसे सिंगल x का होता है ना, मैंने बताया था आपको डिफरेंशियल कैलकुलस में। तो लीनियर टर्म का डेरिवेटिव वैसे ही निकालेंगे, 2 आ जाएगा पावर यहाँ और पावर हो जाएगी 1 से कम, ठीक है। ये होगा एक्सेलरेशन। लेकिन एक्सेलरेशन है तो v की टर्म में आंसर जो है वो वेलोसिटी का पावर 3/2, डिस्टेंस की पावर -1/2 एंड सो ऑन। देखिए यह अगर ध्यान से देखें, यह ध्यान से देखें तो यह प्रोपोर्शनल टू, देखिए ध्यान से देखिए, अब यहां एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू, यह क्या है, किसके प्रोपोर्शनल हो गया? ये x की पावर 3 के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि x है t प्लस 5 की पावर -3 और ये t प्लस 5 की पावर -3 है। तो ये एक्सेलरेशन जो है प्रोपोर्शनल टू x क्यूब है। तो एक्सेलरेशन नॉट प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर डिस्टेंस की पावर स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर भी नहीं है ना। तो या तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो या तो ये आंसर सही है, ये आंसर सही है, तो हम ये निकाल सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखिए आप, इसको देखिए आप, है ना, v dv by dx। तो इसको अब या तो क्यूब रूट निकाल के, इसमें आप एक रिलेशन देखिए, यहां पर इस रिलेशन को देखिए, इस रिलेशन को देखिए, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। देखिए आप, यह वेलोसिटी है v और यह पावर -2 है, दैट मीन्स इसकी स्क्वायर है, इसका स्क्वायर ये है ना, ये पावर माइनस है, -2 में रिलेशन क्या है, इसका स्क्वायर ये है, तो ये v है, v प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स इसका स्क्वायर x स्क्वायर है ना, ये दिख रहा है, v प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है।
और वेलोसिटी एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब है। अब यहाँ से सीधा सीधा दिख रहा है, अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं तो वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स टू द पावर वी क्यूब प्रोपोर्शनल टू एक्स टू द पावर 6 है ना। और अगर आप v की पावर 3/2 करो तो ये प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर हो गया, ओ सॉरी एक्स क्यूब हो गया, नॉट क्यूब नहीं निकालता। तो v प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर को आप क्यूब करो पहले, फिर क्यू स्क्वायर रूट निकालो, पहले पावर 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये 3 × 6 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, फिर इसको बाय 2 करो तो ये हो जाएगा v टू द पावर 3/2 एक्स क्यूब। दैट मीन्स इट इज प्रोपोर्शनल टू v की पावर 3/2 है ना, एक्स क्यूब प्रोपोर्शनल टू v की पावर 3/2, v की पावर 3/2, तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू v की पावर 3/2। इनका आपस में पावर्स का रिलेशन देखना है, बस प्लस पावर चढ़ा के घटा के स्क्वायर करके रूट करके मिलाना है। और बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, जितनी बार करोगे ऐसी चीज़ें अपने आप आने लग जाएगी। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, ये डिस्प्लेसमेंट है, वेयर s इज इन मीटर एंड t इज इन सेकंड, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 1। एक्सेलरेशन निकाला जाएगा, x दिया है यार, x तो बिल्कुल सड़ा क्वेश्चन आ गया कहीं से ये 7t² प्लस 5t प्लस 8, इसे तो बच्चों को कराते हैं हम। dx/dt ये हो जाएगा वेलोसिटी, इसको पावर देखो तो 3 × 3 9 हो जाएगा, 9t² प्लस 7 × 14t प्लस 5 है ना। फिर इसका डेरिवेटिव निकालो तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 9 × 18t प्लस 14 है ना, ये 0 हो गया। अब t = 1 पर क्या पूछा है, t = 1 पर एक्सेलरेशन पर t1 सब्स्टिट्यूट कर दो, इसमें t1 सब्स्टिट्यूट करेंगे 14 और 18 32 हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पर इसे करने की स्पीड इतनी होना चाहिए जितनी मैंने करी है, और इवन इससे भी फास्ट होना चाहिए तो मजा आएगा, समय बचेगा। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन सच दैट डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम इज गिवन बाय दिस, द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। इसका 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा आपको है ना। एक बार करोगे तो आपको मिलेगा 3t² माइनस 12t प्लस 3, एक बार डेरिवेटिव कर दिया मैंने, डायरेक्ट कर दिया ना, डायरेक्ट 3t² ये कर दिया। एक और बार डेरिवेटिव करूंगा, dv/dt निकालूंगा, ये v था, इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो 6t माइनस 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन 0 कब होगा बताइए, इसको 0 रखूंगा मैं, 6t माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन 0 है ना। ये व्हेन का वैल्यू आ गई, व्हेन एक्सेलरेशन बिकम 0, हमें पता चल गया कि t = 2 पर एक्सेलरेशन 0 हो रहा है, हमको निकालना है वेलोसिटी है ना। तो इसमें रख दो t2, इसमें t2 रख दो, तो आपको वह t2 रखने से आपको मिल जाएगी वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन बिकम 0 है ना। तो आपको निकालना है एक्चुअली v2, वैल्यू ऑफ वेलोसिटी व्हेन टाइम इज 2। रखो इसमें 2 का स्क्वायर 4 × 3 12, 2 × 12 12 × 12 24 प्लस 3 माइनस 12 प्लस 3 15, क्या करा, -12 प्लस 3 तो -9, -12 प्लस 3 -9 मीटर सेकेंड। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी स्पीड से करना चाहिए आपको भी। द ऑब्जेक्ट मूविंग विद स्पीड 6.25 मीटर बाय सेकेंड इज डिक्रीज्ड एट अ रेट गिवन बाय dv/dt is -2.5 √v, where v is the instantaneous speed, the time taken by object to come to rest would be। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन का सिंपल से लगेगा यहाँ पर। dv/dt गिवन है आपको, और यह है -2.5 √v है ना। v इज इंस्टेंटेनियस स्पीड दे रखी है, कोई बात नहीं। द टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट वुड बी, देखिए स्पीड का ही डेरिवेटिव अंडर होता है, वेक्टर का अंडर कुछ नहीं होता है ना। द टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट वुड बी, देखिए हम सीधे सीधे इंटीग्रल करेंगे इसका है ना। इंटीग्रल करने के लिए क्या करते हैं, टाइम के वेरिएबल्स और उसकी dt अलग, v और dv अलग, तो v जो है वो dv/√v हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2.5 dt, ठीक है, अलग अलग हो गया, √v इधर आ गया, वो उधर चले गया। अब करेंगे इसका इंटीग्रेशन, टाइम 0 लेंगे, द टाइम ऑब्जेक्ट कम टू रेस्ट, देखिए यह टाइम 0 है और यह टाइम t पर रेस्ट में आता है, तो यह v है और यह रेस्ट में आएगा तो 0 हो जाएगा। लिमिट्स कैसे ली जाती है यह देखिए, आपने इसको पहले जमा लिया dv/√v -2.5, इसको रीअरेंजमेंट हो गया, उसके बाद आपने इंटीग्रेशन लगा दिया, अब आप लिमिट लगाएंगे, तो लिमिट यहां कौन सी होगी, इनिशियल टाइम पर वेलोसिटी कितनी थी, v थी, टाइम t पर वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई,
बिल्कुल क्लियर। तो ये इस तरह से लिमिट लगाई जाती है। अब इसका इंटीग्रल करिए। 1/√v का इंटीग्रल क्या होता है? इसका इंटीग्रल होता है 2√v। आता है आपको रूट वी का इंटीग्रल? आना चाहिए आपको, क्योंकि रूट वी का डेरिवेटिव होता है, इसका डेरिवेटिव होता है 1/2√v, है ना। तो रूट वी का इंटीग्रल करेंगे तो 2√v आएगा, है ना। dv/v, dv ले लो आप, है ना, जो भी आप किसके रिस्पेक्ट में कर रही है इंपॉर्टेंट है। तो रूट वी का डेरिवेटिव होता है 1/2v। तो रूट ऑफ वी का इंटीग्रल, रूट ऑफ 1/√v का डेरिवेटिव इंटीग्रल हो जाएगा 2v, वो भी प्लस का, है ना। आप चाहो तो ये v की पावर 1/2 है माइनस का, आप इंटीग्रल करेंगे तो इसको +1 करेंगे और ये जो पावर है उसी से डिवाइड करेंगे, तो ये पावर हो जाएगी 1/2 प्लस का, क्योंकि -1/2 + 1 1/2 हो गया, और ये 1/2 वाला 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 ऊपर आ गया, रूट भी हो गया 0 से v तक। और इसे लिखेंगे -2.5 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 0 है, ये t है और इंटीग्रल t है, तो ये हो जाएगा -2.5t और ये हो जाएगा 2√v। ठीक है। एन ऑब्जेक्ट मूविंग है तो स्पीड 6.25। देखिए यह स्पीड जो थी, यह वैल्यू दे रखी है आपको 6.25। ठीक है, इनिशियल स्पीड दे रखी है आपको, कोई दिक्कत नहीं। जब टाइम 0 था स्पीड ये थी, जब टाइम t था स्पीड 0 थी। ठीक है, तो यह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो ना, क्या दिक्कत है, यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप। तो इसको यहाँ से देखते हैं, 2 × √6.25, 6.25 इज इक्वल टू, यह हो जाएगा 2 - 2.5t, ये हो जाएगा 2.5, 2.5 से 2.5 कैंसिल हो जाएगा, t की वैल्यू आएगी 2 सेकेंड, ये 2 बचेगा केवल। एक माइनस भी आएगा, लेकिन माइनस का कहीं ना कहीं हमें इंतजाम करना पड़ेगा, देखना है कि माइनस आ कहाँ से रहा है। 0 पर स्पीड 6.25 थी, t पर स्पीड हो जाएगी 0, इंटीग्रेट करेंगे यहाँ t आएगा, जब t रखेंगे तो 2.5 × t रहेगा, -0 तो -0 रहेगा, तो पॉजिटिव 0 ही रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ओ हाँ, यहाँ गड़बड़ करी ना, वही तो बोलूँ, गड़बड़ कहाँ करी, गड़बड़ यहाँ करी। लोअर लिमिट कितना था भाई, v था, और अपर लिमिट कितना था, 0 था। ठीक है, तो यहाँ आएगा माइनस, क्योंकि पहले 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस करेंगे तो ये आएगा, तो फिर यहाँ आएगा माइनस और यहाँ आएगा प्लस। ठीक, बाकी और कोई लफड़ा नहीं है, दैट सिंपल। तो लिमिट ये यहाँ की यहाँ एज इट इज आएगी, v 0 ऊपर आएगा, v नीचे आएगा, जो बड़े ध्यान से लिखा था फिर भी गड़बड़ कर दी। ठीक है, सो दिस इज द आंसर, t = 2 सेकंड, इसका रूट होगा 2.5, 2.5 कैंसिल हो जाएगा, t बजेगा 2 सेकंड, और दिस इज द आंसर। तो आगे देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, वैसे इंटीग्रल का ही कंसेप्ट आपको आना चाहिए, रूट का अगर लिमिट लगाते हुए आना चाहिए, बड़ा प्यार से हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कैसे हो गया। द पोजिशन ऑफ पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय, पोजिशन ऑफ दिया है, पोजिशन दिया है x, है ना, ये कितना दिया है, at + bt² JEE मेंस का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, और कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ना हो कि कुछ घुमाने के लिए रखा हो आपको इसमें, है ना। at + bt² - ct, where a, b और c are constant when the particle attains 0 acceleration, when particle acceleration 0 अटेन करता है, देखो 0 एक्सेलेरेशन वाली कंडीशन दे रखी है, देन इट्स वेलोसिटी विल बी, वेलोसिटी पता करना है ना। कब पता करना है, जब 0 एक्सेलेरेशन हो, तो ठीक है ना, पहले डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, उसका डिफरेंशिएट करेंगे, एक्सेलेरेशन निकालेंगे, तो इसका डिफरेंशिएट करते हैं, ये हो जाएगा वेलोसिटी, इसका डिफरेंशियल, सिंपल सा दिख रहा है क्वेश्चन। at का डेरिवेटिव a हो जाएगा, bt², ये हो जाएगा 2bt, और ये हो जाएगा 3ct², ठीक है, 2 इधर आ जाएगा, 2bt, 3 इधर आ जाएगा, 3ct²। अब एक्सेलेरेशन निकालते हैं, एक्सेलेरेशन के लिए कैपिटल ले लो ताकि लफड़ा ना आए, इसको 0, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2b, ठीक है, ये हो जाएगा -3c, ओके, और साथ में 2t, उसका डेरिवेटिव 2t हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन 0 के टाइम पर हमको टाइम निकालना है ना, एक्सेलेरेशन कब 0 होगा ये पता करने के लिए हमको इसको 0 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो 0 सब्स्टिट्यूट करो, ये हो जाएगा 2t, 0 को इक्वेट करना पड़ेगा, 2t - 3c × 2t इज इक्वल टू 0, 2 से 2 कैंसिल, तो t का वैल्यू आएगा b/3c, ठीक है, t का वैल्यू आया b/3c, दैट्स इट। ठीक है, अब हमको इस टाइम पर निकालना है इसकी वेलोसिटी, तो इसमें रख दो आप t की वैल्यू जो आई है। ठीक है, इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा जगह चाहिए तो हटा देते हैं, लिख लेते हैं, रखो इसमें t, v निकालना है हमको जब b की वैल्यू v की वैल्यू b/3c पर टाइम की वैल्यू जो है वो b/3c हो, है ना। a एज इट इज आएगा 2b, t का वैल्यू b/3c,
और माइनस 3c और टी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर अपॉन 3c इंटू 3c लिख देता हूँ मैं ना, 3c दो बार लिख देता हूँ, बी स्क्वायर अपॉन 3c मतलब बी स्क्वायर अपॉन 3c का स्क्वायर। तो 3c अब इंटू टी स्क्वायर हो गया ये, तो 3c कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये बी स्क्वायर हो जाएगा, डिनोमिनेटर 3c है, तो 2b स्क्वायर अपॉन 3c, ये माइनस बी स्क्वायर अपॉन 3c, तो ये हो जाएगा a प्लस बी स्क्वायर अपॉन 3c, क्योंकि यहाँ 2b स्क्वायर अपॉन 3c है, यहाँ 1b स्क्वायर अपॉन 3c है, और ये -1 है, तो ये सॉरी -1 है, तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, a प्लस बी स्क्वायर अपॉन 3c, a प्लस बी स्क्वायर अपॉन 3c। बिल्कुल आंसर मिल गया आपको। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा परेशान करेगा आपको इंटीग्रल करने के लिए, और कुछ नहीं। The motion of body is given by the equation dv dt by dt. डेरिवेटिव निकाल रहे हैं वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, 6.0 माइनस 3vt। यह एक्चुअली डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन कोई डिफिकल्टी नहीं है, ये किया जा सकता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, JEE का क्वेश्चन है पुराना, वेयर vt इज द स्पीड इन मीटर बाय सेकंड एंड t इन सेकंड इफ द बॉडी वाज एट रेस्ट एट t इज इक्वल टू 0। बॉडी रेस्ट में था t इज इक्वल टू 0 पर, इसका मतलब है v इज इक्वल टू 0 व्हेन t इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। जब v 0 था t 0 था, ये गिवन है हमको इस क्वेश्चन में। तो इसको समझते हैं ये क्या चीज है। डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन इजीली सॉल्वेबल है। क्यों? क्योंकि ये इजीली सेपरेट हो रही है। देखो dv हो जाएगा 6 माइनस 3v, है ना। इसको मैं 3v लिखता हूँ, है ना, सिर्फ 3v लिख देता हूँ, और यह आ गया नीचे, और ये dt आ जाएगा इधर, ठीक है। सेपरेट हो गया। टाइम के साथ कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, v के साथ जो भी है कोई दिक्कत नहीं है। इसको करेंगे हम इंटीग्रेट, ठीक है। इंटीग्रेट करते हैं, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे भाई? इंटीग्रेशन 0 से करेंगे, t 0 ले लेंगे, t 0 पर v कितना था? 0 था, ये v है, इसलिए लिमिट क्या होगी? v। ये dt है, तो ये 0 होगा। ये वेरिएबल इधर कौन सा है? t है। टाइम की लिमिट कहाँ से स्टार्ट होगी? 0 से, क्योंकि t 0 था। जब v की वैल्यू वहाँ क्या थी? 0, तो यहाँ v की वैल्यू रखी जाएगी। अब v की फाइनल वैल्यू आप ले लीजिए कैपिटल V, स्मॉल v ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, और स्मॉल t ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका लिमिट से सेट, ठीक है। अब इसका इंटीग्रल करेंगे। ये एक लीनियर फंक्शन है ना। आपको पता होगा कि इंटीग्रेशन 1/x dx होता है log ऑफ x बेस टू द e, ठीक है। ln x या log बेस टू द e कहें आप उसे, या log ऑफ x बेस टू द e, ठीक है। मॉड भी लिखते हैं इसको हम। तो यह इसका इंटीग्रेशन होता है। इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे हम, तो इसका इंटीग्रेशन निकालिए। तो इसका इंटीग्रल क्या होगा? देखिए, इसका इंटीग्रल ये x की तरह इंटीग्रल होगा ना, तो ये log में आ जाएगा। तो पहले हम लिमिट लिखते हैं। पहले तो ये log बेस टू द e लिखेंगे, 6 माइनस 3v लिखेंगे, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। और एक बात और ध्यान रखना, ये माइनस है ना, -3 है। क्या लिखा था हमने? जब लीनियर फंक्शन होता है तो जो वेरिएबल होता है उसकी जो पावर, जो कांस्टेंट कोफिशिएंट होता है उसे डिवाइड करते हैं ना। जब लीनियर फंक्शन होता है तो उसके साथ जो वेरिएबल है उसके जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड किया जाता है इंटीग्रल के केस में। तो ये -1/3 बाहर ले लेते हैं हम, और लिमिट क्या रहेगी? अपर लिमिट v रहेगी, लोअर लिमिट 0 रहेगी। यहाँ लिमिट लोअर लिमिट क्या रहेगी? इंटीग्रल करेंगे तो इसका इंटीग्रल तो हो गया t, ओनली t। लोअर लिमिट 0 रहेगी, अपर लिमिट t रहेगी, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? देखिए, -3 यह तो हो जाएगा t, है ना, यह तो हो जाएगा t, और -3 को इसमें मल्टीप्लाई भी कर देता हूं, तो ये हो जाएगा -3t, ठीक है। ये -3 को मैं इधर लाके मल्टीप्लाई करूंगा और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 3t हो जाएगा, और इधर बचेगा 0 to v एंड दिस। अब इसमें पहले रखेंगे अपर वैल्यू। अपर वैल्यू मतलब ये v रखा जाएगा v के प्लेस पे, तो वो ऐसे ही रहेगा log 6 माइनस 3v, ठीक है। अब इसमें रखेंगे लोअर वैल्यू। लोअर वैल्यू क्या है? 0, 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, log 6 बचेगा, और लोअर वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो log ऑफ 6 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया अपना, है ना। -3 मैंने इसको दे दिया कि भाई t के पास खड़ा हो जा, और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको आगे कैसे करते हैं? देखो, देखिए, यह log m माइनस log n है, तो log m/n हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log बेस टू द e 6 माइनस 3v अपॉन 6, ठीक है, और ये हो जाएगा -3t। और हम जानते हैं कि e की पावर ये वैल्यू होती है, ये है ना जो अंदर है नंबर, तो e की पावर -3t विल बी इक्वल टू 6 माइनस 3v, दैट इज 6/6, दैट इज 1, 3v/6 दैट इज v/2,
1/2, 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 3 कैंसिल होकर 1/2 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब इसको हम काम करते हैं, v को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा v/2, ये 1 इधर रहेगा v/2 e की पावर माइनस 3t, माइनस में आ जाएगा ये 1 माइनस दिस वैल्यू v/2 इधर, तो v का वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर माइनस 3t। ये हो गया हमारा सिंपल सा v का वैल्यू आया इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। डायरेक्ट भी निकालना आता है, मैथ्स के बच्चे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन बायोलॉजी वाले बच्चों को कुछ नहीं करना है। जो इंटीग्रल के कंसेप्ट पढ़े उसी से इंटीग्रल करो, जो लिमिट लगाने कंसेप्ट से लिमिट लगाओ, और ये प्लस माइनस जो पावर 3 से डिवीजन और ये हो रहा है इसकी गलतियां मत करो, नहीं तो सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया भी। अब देखते हैं ऑप्शंस क्या है। द टर्मिनल स्पीड इज 2.0। टर्मिनल स्पीड का मीनिंग क्या होता है? टर्मिनल स्पीड का मीनिंग होता है आफ्टर अ लॉन्ग 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 टाइम वो स्पीड कहाँ पहुंचती है, क्या वैल्यू अटेन कर लेती है, किस वैल्यू तक पहुंच जाती है। अब इसमें आप देखो v की t की वैल्यू बढ़ेगी, मोर द वैल्यू ऑफ t, इस टर्म की वैल्यू क्या होगी बताइए आप। देखिए ये एक प्रकार से पावर माइनस में है ना, तो ये हो जाएगा 1/e की पावर 3t। t की वैल्यू बढ़ेगी तो e की पावर 3t बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, बहुत बड़ी बहुत बड़ी बहुत बड़ी, तो 1/t ये टेंस टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये टेंस टू बड़ी 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 बहुत बड़ी वैल्यू जिसे इंफिनिटी कहेंगे। तो t टेंस टू infinity, this become infinity, tends to infinity, 1/infinity, 1 number tending to infinity will lead to tending to 0, तो ये tending to 0 हो जाएगा, है ना। हायर वैल्यू ऑफ t पर ये टर्म छोटी होती जाएगी और ये 0 हो जाएगा, तो v की वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि यह केवल 1 माइनस 0 दैट इज ऑलमोस्ट 2, तो v अटेन्स टू 2, यह सही ऑप्शन है। लेकिन इसके मोर देन वन ऑप्शन है। द स्पीड वेराइज विद द टाइम एस, ये आंसर है 2 इंटू 1 e टू द 1 माइनस e टू पावर 3 गिवन है क्या? हाँ वही तो आया है भाई, ये आ गया, ये भी सही ऑप्शन है। द स्पीड इज 0.1 व्हेन द एक्सेलरेशन इज हाफ इट्स इनिशियल वैल्यू। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन आपको कहीं भी नहीं दिखेगा, एक्सेलरेशन अब निकालेंगे हम। ये एक्सेलरेशन जरूर है, या फिर इससे निकालो आप, यहाँ v की वैल्यू रखो आप, है ना, या तो इसमें v की वैल्यू रखो इसमें v की वैल्यू, तो एक्सेलरेशन निकलेगा। एक्सेलरेशन होगा 6 माइनस 3v 3v, v क्या है, यह वैल्यू है, तो 3 इंटू 2 e टू 2 इंटू 2 नो 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस e टू पावर माइनस 3t, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी। आप ध्यान से देखें, ये 6 है, ये 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, माइनस का कैंसिल हो जाएगा और बचेगा माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 2 6, तो ये हो जाएगा 6 e की पावर माइनस 3t। यह आपका एक्सेलरेशन है। अब आपको क्या पूछा है? स्पीड इज दिस व्हेन एक्सेलरेशन इज हाफ द इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू मतलब एक्सेलरेशन की इनिशियल वैल्यू कब? 0 टाइम पर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या थी, इनिशियल वैल्यू क्या होती है? तो अब मैं यहां ध्यान से देखता हूं कि एट t इज इक्वल टू 0 एक्सेलरेशन कितना था। इसमें 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, t की e की पावर कुछ भी 0, मतलब किसी की भी खोपड़ी पर 0 होता है 1, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 6, क्योंकि ये हो जाएगा 1 तो बचेगा 6, तो एक्सेलरेशन होगा 6 व्हेन t इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन इज 6। तो हमको वह वैल्यू निकालनी है, स्पीड की वह वैल्यू निकालनी है जब एक्सेलरेशन इज हाफ द इनिशियल वैल्यू। इसका हाफ कितना हुआ, इसका हाफ कितना हुआ, एक्सेलरेशन की वैल्यू का हाफ कितना हुआ, आप थोड़ा लिख लो, फिर भी मैं यही कोशिश करूंगा, यहीं पे कहीं पे लिख दूं, यहीं लिख देता हूं, है ना। एक्सेलरेशन की हाफ वैल्यू कितनी हुई? 3, है ना। एक्सेलरेशन 3 कब है? एक्सेलरेशन 3 कब है? आप इसको लिखो 6 e की पावर माइनस 3t, ये t टाइम ले लो आप, t डैश ले लो, चलो t डैश ले लो, है ना। एक्सेलरेशन की इनिशियल की हाफ वैल्यू 6, इनिशियल एक्सेलरेशन कितना था 6, इसका हाफ कितना हुआ 3, है ना। तो 3 इज इक्वल टू 6 e की पावर माइनस 3t, ये किसके वैल्यू है? एक्सेलरेशन की। किस टाइम पर? t डैश टाइम पर ले लेते हैं, चलो। तो ये वैल्यू यहां से मिलेगा हमको कि e की पावर माइनस 3t डैश इज इक्वल टू 1/2। क्या मिला आपको? e की पावर माइनस 3t डैश इज इक्वल टू 1/2। आपको क्या चाहिए? वेलोसिटी चाहिए, इसमें रखो ये वैल्यू, इसमें रखो वो वैल्यू, ये एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये एक्सेलरेशन है, ये रहा आपका एक्सेलरेशन 3, और हाँ ये तो एक्सेलरेशन है ना भाई, ये एक्सेलरेशन, इसको 3 रख दो, तो यहां से भी तो निकाल सकते हैं हम 3.0 इंटू वी, तो यहां से निकालोगे तो भी आप देखोगे ये वी की वैल्यू आ जाएगी 1,
देखो ये आइसोलेशन है, यहां रख दो 3 और 3 इक्वल टू 6 माइनस 3, तो 3 से डिवाइड करोगे आप तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो कुल मिला के आपको मिलेगा VT इज 1, है ना, बिल्कुल इजीली दिख रहा है। 6 माइनस 3 3 और 3 इधर आ जाएगा तो VT 1। लेकिन यह बोल रहा है कि माइनस 0.1 होगा, नहीं तो ये ऑप्शन गलत हो गया। और फिर देखते हैं, बड़ा लेंथी क्वेश्चन है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल आइसोलेशन इज 6.0। इनिशियल आइसोलेशन 6.0 है, बिल्कुल सही है, कि हमने निकाला था ना अभी। T0 पर आइसोलेशन 6 है, क्यों? क्योंकि हमारा आइसोलेशन का फॉर्मूला आ गया था ये, और इसमें T0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 0 e की पावर 0 दैट इज 1, तो 6 into 1 आइसोलेशन 6 है when time is 0, so this is the answer। very simple question but very lengthy question, बहुत ध्यान से करना पड़ता है क्वेश्चन। द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस इज x इज t इज दिस। देखिए यहां बड़ा अटपटा रिलेशन देख रहे हैं आप। अभी तक आपने x को t की टर्म में देखा था, यहाँ t x की टर्म में है। वेयर ए बी आर कॉन्स्टेंट द आइसोलेशन इज। अब बताओ आइसोलेशन क्या होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दो। क्यों नहीं कर सकते? t को भी विद रिस्पेक्ट x डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो t को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दिया मैंने, dt बाई dx हो गया। ये कितना हो जाएगा 2ax प्लस b। ठीक है, ये एक्चुअली क्या हो गया 2ax प्लस b क्या हो गया, ये हो गया 1/v। ठीक है, ये हो गया 1/v। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव करना है मुझे, इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और यह अगर आपको करना आता है तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, अगर नहीं आता है तो फिर क्वेश्चन आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालो। अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इसका है ना, इसको भूल जाइए, क्या था भूल जाइए, ये 1/v है। क्यों? क्योंकि dt बाई dx होता है 1/v, क्योंकि v होता है dx बाई dt, तो यह जो है ये 1/v है। ठीक है, मैं आपको बताना भूल गया, dx बाई dt हो गया v, तो dt बाई dx हो जाएगा 1/v। अब मुझे इसका डिफरेंशियल करना है, ठीक है ना, इस वैल्यू का। तो इसका विद रिस्पेक्ट टू x करना है, इसका भी विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो इसका विद रिस्पेक्ट टू एक डेरिवेटिव निकालो। देखो x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये तो 2a होगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव पावर 1 है तो ये 1 हो जाएगा, तो ये हटाओ कोई दिक्कत है, और b का हो जाएगा 0, तो ये बचा 2a। इसका डेरिवेटिव बहुत इजीली हो गया, ये 2a बचेगा, x 1 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में b 0 हो गया, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आपने निकाल लिया। लेकिन इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है। पहले आप जानिए कि 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x। इसका जब डेरिवेटिव निकालते हो तो ये x की पावर क्या है -1। इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं आप, ये -1 सामने आता है और x की पावर -2 हो जाती है, तो इसका डेरिवेटिव निकलता है -1/x²। क्लियर? क्योंकि यह x की पावर -1 है, और जब -1 सामने आएगा डेरिवेटिव करते वक्त निकालते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालते हैं, तो माइनस जो पावर है वो सामने आती है, पावर 1 से कम हो जाती है, तो ये x की पावर -2 हो गई, जिसे मैं 1/x² लिख सकता हूँ, और माइनस तो रहेगा ही साथ में जो ये आया, तो -1/x² हो गया। तो इसका भी डेरिवेटिव निकालो विद रिस्पेक्ट टू v। अभी मत निकालो x के रिस्पेक्ट में, पहले v के रिस्पेक्ट में निकालो। तो अगर 1/x का डेरिवेटिव -1/x² है, तो 1/v का डेरिवेटिव हो जाएगा -1/v² विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू निकाला हमने v, हमको डेरिवेटिव करना था विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हम इधर विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर रहे हैं, इधर भी विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करना होगा ना। ऐसा थोड़ी ना कि इंटीग्रेशन में ऐसा चलता है कि इधर वो अलग होता है, लेकिन डिफरेंशियल में इधर अगर विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव किया तो इधर भी विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करना होगा। तो यहां आपको पता है कि dv बाई dx लिख दो, करना था विद रिस्पेक्ट टू x लेकिन कर विद रिस्पेक्ट टू v किया, कोई बात नहीं, आप dv बाई dx लिख दो। क्लियर? क्योंकि अब फाइनली dv बाई dx लिख दो, तो ये विद रिस्पेक्ट टू x हो गया। पहले आपने विद रिस्पेक्ट टू v किया, वेरिएबल v था, कोई बात नहीं, जो वेरिएबल था उसी के रिस्पेक्ट को खुद का कर दो, उस वेरिएबल को ऊपर लो जिसके रिस्पेक्ट में करना था, x के रिस्पेक्ट में करना था, dx नहीं चले लो। अब हमको आइसोलेशन के लिए एक बात पता है कि आइसोलेशन होता है v dv बाई dx। ठीक है ना, v dv बाई dx। एक काम करो, इसमें एक v का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें v क्यूब का, अभी हमारे पास आंसर आ गया, ध्यान से देखिए आंसर आ गया, यहीं से आंसर निकलेगा। कैसे निकलेगा मैं बताता हूं। इसमें v क्यूब का मल्टीप्लाई करो, इसमें भी v क्यूब का मल्टीप्लाई करो, तो 2av क्यूब है ना, और ये v क्यूब से v² कैंसिल हो जाएगा, तो इस साइड क्या बचेगा, देखो v क्यूब है v² है, एक v बचेगा, और dv बाई dx बचेगा, साथ में माइनस बचेगा, उस माइनस को उधर भेज दो, वो माइनस उधर चले गया,
2a था ही सही, v क्यूब से आपने मल्टीप्लाई किया ही सही, आंसर आ गया -2a v क्यूब। क्लियर? वी क्यूब मल्टीप्लाई इसलिए किया मैंने कि ये वी डी वी बाई डी एक्स बन जाए, तो वी क्यूब डिवाइड बाई वी स्क्वायर वी हो गया, वी डी वी बाई डी एक्स एसोलेशन हो गया, माइनस को इसको दे दो, ये -2a वी क्यूब बचेगा इधर, ये आंसर आ गया एसोलेशन के इक्वल, है ना। दिस इज द आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये डेरिवेटिव के कंसेप्ट पता होना चाहिए, इसको समझ लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। हाँ 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 हाँ, ये क्वेश्चन है, ईच ऑफ 4 पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस, द कोऑर्डिनेट एज फंक्शन इज गिवन एज दिस। एक फंक्शन दे रखे हमारा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। विच ऑफ दिस पार्टिकल स्पीडिंग अप फॉर t ग्रेटर देन 0। स्पीडिंग अप का मीनिंग क्या है? स्पीडिंग अप का मीनिंग ये है कि v भी 0 और v ग्रेटर देन 0 और एसोलेशन भी ग्रेटर देन 0, क्योंकि वन डायमेंशन में v 0 ग्रेटर का मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, और उधर जा रहा है और एसोलेशन भी 0 से ज्यादा ग्रेटर है, मतलब उधर ही एसोलेशन भी हो रहा है। तो कोई पार्टिकल को इधर जाना है और धक्का भी पीछे से लग रहा है, एसोलेट भी उधर ही हो रहा है, तो स्पीड अप होगा ना। आप जा इधर रहे हो, धक्का इधर लगेगा, एसोलेशन इधर होगा तो रुक जाओगे। आप इधर जा रहे हो, एसोलेशन भी इधर है, मतलब आपको इधर फोर्स लग रहा था, आप स्पीड अप होंगे। तो देखना है कि v ग्रेटर देन 0 और एसोलेशन ग्रेटर देन 0 कब कब किस किस का है। तो पहला फंक्शन को डेरिवेटिव करोगे आप 3.5 माइनस 2.7 t क्यूब, पहला डेरिवेटिव करो, ये x है, इसका v क्या होगा? इसका v होगा -2.7 इंटू 3t स्क्वायर। फिर इसका डेरिवेटिव करोगे, एसोलेशन निकालोगे, तो ये -2.7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू टी। देखो t 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, t 0 रखोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों 0 हो गए। t ग्रेटर, अच्छा t ग्रेटर देन 0, t ग्रेटर देन 0 रखोगे तो ये नेगेटिव रहेगा क्योंकि ये स्क्वायर है, और t ग्रेटर देन 0 रखे तो ये भी नेगेटिव रहेगा। हाँ, क्योंकि t तो पॉजिटिव है, t तो पॉजिटिव है, तो दोनों नेगेटिव रहेंगे, तो फिर कोई मतलब नहीं, ये दोनों पॉजिटिव चाहिए मुझे, है ना। दोनों पॉजिटिव इस केस में नहीं दिख रहे हैं। इस केस में देखो आप, इस केस में दोनों पॉजिटिव होंगे क्योंकि माइनस वैल्यू थी, यहाँ प्लस वैल्यू है, तो ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। तो ये वाला सेकंड वाला हमारा एक तो सही हो गया। इसमें देखो, इसमें भी 2.7 t, इसको देखते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं थर्ड वाले को। तो x इज इक्वल टू 3.5 प्लस 2.7 t स्क्वायर, इसका v हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 2.7 इंटू 2 इंटू टी, ठीक है। v हो जाएगा 2.7 इंटू 2 इंटू टी। अब इसको एसोलेट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2.7 इंटू 2 इंटू 2। ये एक पॉजिटिव नंबर है ना। t की वैल्यू कुछ भी हो पॉजिटिव है, t अगर ग्रेटर देन 0 तो ये भी पॉजिटिव है ना, t ग्रेटर देन 0 पर पूछा गया है तो ये भी पॉजिटिव है, तो a भी पॉजिटिव, v भी पॉजिटिव, t ग्रेटर देन 0 के लिए ये भी सही है, इसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं मुझे। अब देखते हैं इसका तो यहाँ माइनस माइनस दिख रहा है, यहाँ पे माइनस दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन डेरिवेटिव बिना करे कुछ नहीं कह सकते आप। इसको डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव होगा 0 माइनस 3.4 माइनस 2 इंटू 2.7 इंटू टी, ठीक है। ये आ गया इसका v। अब इसका एसोलेशन निकालना है, तो यह 0, यह 0, ये -2 इंटू 2.7 बचेगा, केवल ये नेगेटिव रहेगा हमेशा, ये भी नेगेटिव रहेगा, तो ये नहीं रहेगा। तो हमारा आंसर आया सेकंड और ये थर्ड वाली पार्टी और सेकंड वाली पार्टी, थर्ड और सेकंड, ओनली सेकंड एंड थर्ड में जो है वो होगा v और a पॉजिटिव, तो स्पीड अप होगा। स्पीड अप होने की कंडीशन कहाँ मिल रही है? v ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, तो ये सेकंड और थर्ड में हमने देख ली है, ठीक है। डिफरेंशियल कर करके देखना पड़ेगा हमको, और कुछ नहीं है। पोजीशन ऑफ द पार्टिकल वेलोसिटी इज दिस, तो इसको तो आप खुद भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। द आइसोलेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी 0 एट द टाइम इक्वल टू, आइसोलेशन 0 निकालना है। अरे यार, पहले आइसोलेशन निकालने के लिए आपको इसको डिफरेंशिएट करके v निकालना होगा। v निकालेंगे तो 2at निकलेगा, माइनस 3bt स्क्वायर निकलेगा, ये आपका v आ गया। इसको डिफरेंशिएट करो तो आइसोलेशन आ जाएगा, ये 2a माइनस 3b इंटू टी। इसको 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, और क्या, ये 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे इंटू टी भी, है ना, तो टाइम आ जाएगा। बस एसोलेशन 0 कब होगा? जब ये चीज़ 0 हो, दैट इज 2a माइनस 6bt, ये 0 हो, है ना। तो बस t की वैल्यू आ जाएगी a/3b। एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है।
तो सारे कंसेप्ट मैं कहूँगा आपको क्लियर हो जाना चाहिए, जो जो मैंने सीखा है आपको 100% क्वेश्चन बन जाएगा इस तरह से, और बाकी कंसेप्ट को और समझेंगे तो और सारे प्रैक्टिस करोगे आप तो मज़ा आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।